Chapter 51 Sect Treasure House Taekwon Sword Scripture 4 Symbols Divine Formation। लिन कियानबाई के मन में गहरी बेचैनी थी। वह किन मू को देख रहा था, जो अपने हाथ पीठ पीछे करके उसके सामने खड़ा था। भले ही वह अपने पिछले जन्म में एक सॉर्ड इमॉर्टल का रीइंकार्नेशन था, लेकिन उस सुप्रीम बीइंग के सामने, जिसने अभी भी एक ही सॉर्ड स्ट्राइक से 2 होली लैंड आलाइड फोर्सेस का स्लॉटर कर दिया था, उसके लिए शांत रहना मुश्किल था, क्योंकि सिर्फ लिन कियानबाई ही जानता था कि इस व्यक्ति का सॉर्ड दाव कितना पावरफुल और टेरिफाइंग है। उस एक सॉर्ड स्ट्राइक के अंदर जो सुप्रीम सॉर्ड दाव प्रोफाउंड मीनिंग थी, वह लिन कियानबाई अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता था। यही वजह थी कि वह किन मू का डिसाइपल बनने पर इतना अड़ा था, क्योंकि वह जानता था कि इस सुप्रीम बीइंग की तुलना में अपने पिछले जन्म के पीक पर भी उसका अपना सॉर्ड दाव उनके एक अंश के बराबर भी नहीं था। अपने सामने सम्मान से घुटनों के बल बैठे लिन कियानबाई को देखकर किन मू मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्होंने पहले लिन कियानबाई का इंट्रोडक्शन देखा था। वह जानते थे कि उसकी तरह रीइंकार्नेशन से गुजरा हुआ और दोबारा कल्टिवेशन करने वाला सॉर्ड दाव पावरहाउस एक अहंकार रखता ही होगा। अगर वह अचानक उसके सामने प्रकट होकर उसे डिसाइपल बनाने की कोशिश करते, तो लिन कियानबाई कभी सहमत नहीं होता। उसे अपने अधीन करने के लिए उन्हें इतनी ताकत दिखानी होती थी कि वह सबमिट कर जाए, और तभी वह उसे सफलतापूर्वक सेक्ट में ला सकते थे। और किन मू ने शुरुआत में ग्रास कैरेक्टर सॉर्ड सीक्रेट का उपयोग करके जो 2 होली लैंड आलाइड फोर्सेस का स्लॉटर किया था, वह इसी वजह से था। क्या लिन कियानबाई अपने पिछले जन्म में क्वेज़े एम्परर रेल्म का सॉर्ड इमॉर्टल नहीं था, तो वह उसे सॉर्ड दाव में पूरी तरह से हरा देंगे और उसे उनके बीच के विशाल अंतर का एहसास करा देंगे। इस तरह लिन कियानबाई खुद ही मेंटरशिप लेने के लिए दौड़ता आएगा, और वह भी ऐसा जिसे भगाया नहीं जा सकता। नतीजे ने साबित कर दिया कि किन मू का तरीका बिल्कुल सही था। जब से लिन कियानबाई ने किन मू की सॉर्ड स्ट्राइक देखी थी, तब से उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था। उसे शांग कांग फॉरबिडन जोन में इस सुप्रीम बीइंग का डिसाइपल बनना है और सॉर्ड दाव की कल्टिवेशन करनी है। चूंकि तुम इतने डिवोट हो, यह सुप्रीम बीइंग तुम्हें अपनी सेलेस्टियल लिनियज में अपना 5वां डिसाइपल बनाता है। किन मू ने अपने हाथ पीठ पीछे करके खड़े होकर अपने सामने घुटनों के बल बैठे सॉर्ड इमॉर्टल के रीइंकार्नेशन लिन कियानबाई को देखते हुए आलस्य से कहा, देंग। लिन कियानबाई को डिसाइपल बनाने पर बधाई। टैलेंट रेटिंग 10 स्टार्स। होस्ट को एक इमॉर्टल किंग गिफ्ट पैक रिवॉर्ड किया जा रहा है। कान में मधुर आवाज ने किन मू को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। लिन कियानबाई को डिसाइपल बनाने पर उन्हें एक इमॉर्टल किंग गिफ्ट पैक रिवॉर्ड मिला था। उन्होंने अभी शांग कांग की रक्षा का टास्क पूरा किया था, और क्योंकि टास्क इवैल्यूएशन परफेक्ट था, इसलिए किन मू को एक सुप्रीम गिफ्ट पैक भी रिवॉर्ड मिला था। एक साथ 2 बड़े गिफ्ट पैक्स पाकर किन मू पहले से ही ब्लाइंड बॉक्सेस खोलने के मजे का आनंद लेने के लिए बेचैन थे। हालांकि इसी समय ल्यू फैमिली फीमेल सेंट सम्मानपूर्वक किन मू के सामने आई और उन्हें सभी 10 स्पेशल रिंग्स भेंट कर दिए। सेक्ट मास्टर, ये सब वनबाउ पवेलियन के जुआ अड्डे से प्राप्त रिवॉर्ड्स हैं। कुल मिलाकर 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स के कल्टिवेशन रिसोर्सेज हैं। इनका उपयोग कैसे करना है, यह पूरी तरह से सेक्ट मास्टर के फैसले पर निर्भर करता है। 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स के कल्टिवेशन रिसोर्सेज। ल्यू फैमिली फीमेल सेंट की रिपोर्ट सुनकर किन मू थोड़ा हैरान हुए। ल्यू फैमिली फीमेल सेंट की हथेली में रखी विभिन्न कल्टिवेशन रिसोर्सेज से भरी 10 स्पेशल रिंग्स को देखकर किन मू ने एक पल सोचा और उनमें से 7 स्पेशल रिंग्स निकाल ली। 5 स्पेशल रिंग्स एल्डर फेंगजी को दे दी। बाकी की 2 स्पेशल रिंग्स लो बेंग्याओ को दे दी। आज से मेरी सेलेस्टियल लिनियज एक सेक्ट ट्रेजर वॉल्ट स्थापित करेगी एल्डर फेंग। यह सेक्ट ट्रेजर वॉल्ट पूरी तरह से तुम्हारी देखरेख में होगा। ये 5 स्पेशल रिंग्स की कल्टिवेशन रिसोर्सेज भी तुम्हारी देखरेख में होंगी। मेरी सेलेस्टियल लिनियज के सभी इनर सेक्ट डिसाइपल्स हर महीने तुमसे कल्टिवेशन
रिसोर्सेज की एक निर्धारित मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। किन्मू ने आदेश दिया। आपका अधीनस्थ आदेश का पालन करता है। फेंगजे ने 5 स्पेशल रिंग्स ली और सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार कर लिया। बिंग्याओ, ये 2 स्पेशल रिंग्स तुम्हारे लिए हैं। आज से तुम अपस्काय आउटर गेट की हेड डिसाइपल होगी। आगे से अपस्काय आउटर गेट डिसाइपल्स से जुड़े विभिन्न मामले तुम्हारी जिम्मेदारी होंगे। अपस्काय आउटर गेट डिसाइपल्स के लिए रिवॉर्ड्स इन्हीं कल्टिवेशन रिसोर्सेज में से दिए जा सकते हैं। किन्मू ने फिर लुओ बिंग्याओ को निर्देश दिया। इन 2 स्पेशल रिंग्स में 4 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स के कल्टिवेशन रिसोर्सेज थे। हालांकि अभी केवल एक ही अपस्काय आउटर गेट डिसाइपल था, लुओ बिंग्याओ, लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से और अधिक होंगे। इतने सारे आउटर सेक्ट डिसाइपल्स का प्रबंधन करना समय लेने वाला और श्रमसाध्य काम था, और किन्मू का इरादा खुद यह करने का नहीं था। ग्रेट कायन डिनेस्टी की एम्प्रेस होने के नाते लुओ बिंग्याओ को यह अच्छी तरह पता था कि रिसोर्सेज का उपयोग कैसे करना है और कर्मियों का प्रबंधन कैसे करना है। इसलिए किन्मू ने आउटर सेक्ट डिसाइपल्स के प्रबंधन का महत्वपूर्ण काम बिंग्याओ को सौंपने का फैसला किया। सेक्ट मास्टर का धन्यवाद। बिंग्याओ निश्चित रूप से सेक्ट मास्टर की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और हेड आउटर गेट डिसाइपल के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। किन्मू के निर्देश सुनकर लुओ बिंग्याओ तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उत्साह से आदेश स्वीकार कर लिया। उसे अपने हाथ में स्पेशल रिंग्स के कल्टिवेशन रिसोर्सेज की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार चाहे कितने भी कल्टिवेशन रिसोर्सेज हों, वे शांग कांग के थे और लुओ बिंग्याओ का उन्हें अपने पास रखने का कोई इरादा नहीं था। उसे जिस बात की परवाह थी वह यह थी कि सेक्ट मास्टर ने उसे इतना महत्वपूर्ण काम सौंपा था जो स्पष्ट रूप से उस पर उनके विश्वास का संकेत था। उसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए और सेक्ट मास्टर के उस पर विश्वास को निराश नहीं करना चाहिए। सेक्ट मास्टर, अभी भी 3 स्पेशल रिंग्स बाकी हैं। यह देखकर कि किन्मू ने केवल 7 स्पेशल रिंग्स ली थीं, ल्यू फैमिली फीमेल सेंट ने धीरे से याद दिलाया। इन 3 स्पेशल रिंग्स में जो कल्टिवेशन रिसोर्सेज हैं, वे सब तुम्हारे ग्रेट कायन डिनेस्टी को भेंट किए जाते हैं। सेलेस्टियल लिनियज के प्रति ग्रेट कायन डिनेस्टी की अटूट वफादारी के इनाम के रूप में। किन्मू ने हाथ हिलाकर बाकी की 3 स्पेशल रिंग्स के सभी कल्टिवेशन रिसोर्सेज सीधे ल्यू फैमिली फीमेल सेंट को भेंट कर दिए। जब तक वे शांग कांग के वफादार थे, किन्मू स्वाभाविक रूप से इनाम देने में कंजूसी नहीं करते थे। ये 6 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स के कल्टिवेशन रिसोर्सेज शांग कांग के प्रति ग्रेट कायन डिनेस्टी की वफादारी का इनाम थे। यह ल्यू फैमिली फीमेल सेंट एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर वह उत्साह से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और किन्मू को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। सेक्ट मास्टर की दया के लिए धन्यवाद। ग्रेट कायन डिनेस्टी निश्चित रूप से हमेशा सेलेस्टियल लिनियज से जुड़ी रहेगी और शांग कांग का सर्वोच्च सम्मान करेगी। किन्मू ने सिर हिलाया, फिर अपने पास खड़े स्टोन हेवन से कहा, तुम्हारे 5वें जूनियर ब्रदर ने अभी सेलेस्टियल लिनियज में प्रवेश किया है और अभी भी मेरी सेलेस्टियल लिनियज के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। कृपया अपने जूनियर ब्रदर को मेरे शांग कांग रेजिडेंस में घुमाओ और उसे यह जगह दिखाओ। सभी निर्देश और प्रबंध समाप्त करने के बाद किन्मू उस जगह से चले गए और शांग कांग मेन हॉल लौट आए। वह पहले से ही उन 2 गिफ्ट पैक्स को खोलने और यह देखने के लिए बेचैन थे कि उनमें क्या रिवॉर्ड्स हैं। सिस्टम पुराने नियम के अनुसार पहले इमॉर्टल किंग गिफ्ट पैक खोलो, किन्मू ने निर्देश दिया। डिंग, इमॉर्टल किंग गिफ्ट पैक खोल दिया गया है। डिंग, एक सेक्ट बिल्डिंग अपग्रेड कार्ड रिवॉर्ड करने पर बधाई। डिंग, एक एम्परर रेल्म कल्टिवेशन टेक्निक प्रोफाउंड मिस्टिकल सॉर्ड स्क्रिप्चर रिवॉर्ड करने पर बधाई। डिंग, 100 मिरियड लॉज रेल्म बैटल आर्मर्स रिवॉर्ड करने पर बधाई। एक और सेक्ट बिल्डिंग अपग्रेड कार्ड। किन्मू खुशी से मुस्कुराए। शांग कांग रेजिडेंस के भीतर कई सेक्ट ट्रेजर लैंड्स अब अपग्रेड किए जा सकते थे, इसलिए यह सेक्ट बिल्डिंग अपग्रेड कार्ड बिल्कुल सही समय पर आया था।
जहां तक एम्परर रेल्म कल्टिवेशन टेक्निक, प्रोफाउंड मिस्टिकल सॉर्ड स्क्रिप्चर की बात थी, उन्होंने पहले ही इमॉर्टल किंगलवल कल्टिवेशन टेक्निक, ग्रास कैरेक्टर सॉर्ड सीक्रेट की कल्टिवेशन कर ली थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह एम्परर रेल्म कल्टिवेशन टेक्निक्स की परवाह नहीं करते थे। हालांकि यह उनके नए स्वीकृत 5वें डिसाइपल लिन कियानबाई को भेंट करने के लिए एकदम सही होगी। जहां तक 100 मिरियड लॉज रेल्म बैटल आर्मर्स की बात थी, हालांकि वे किन्मू के लिए बेकार थे, लेकिन वे सब बाद में एल्डर फेंगजी को दिए जा सकते थे ताकि शांग कांग के सेक्ट ट्रेजर वॉल्ट को समृद्ध किया जा सके। सिस्टम सुप्रीम गिफ्ट पैक खोलो, किन्मू ने निर्देश देना जारी रखा। इस इमॉर्टल किंग गिफ्ट पैक की तुलना में आगे खोला जाने वाला सुप्रीम गिफ्ट पैक मुख्य आकर्षण था। डिंग सुप्रीम गिफ्ट पैक खोल दिया गया है। डिंग एक एम्परर रेल्म फॉर्मेशन 4 सिंबल्स डिवाइन फॉर्मेशन रिवॉर्ड करने पर बधाई। डिंग एक 5 स्टार सेक्ट बिल्डिंग स्काई रीचिंग किंग ब्रिज रिवॉर्ड करने पर बधाई। चैप्टर 52 द टेरिफाइंग फॉर्मेशन द माइट ऑफ द 4 एलिफेंट्स द टोंगशन किंग ब्रिज। किन्मू की आंखें उन रिवॉर्ड्स को देखकर थोड़ी चमक उठी जो उन्हें मिले थे। एम्परर रेल्म फॉर्मेशन, सेक्ट बिल्डिंग, स्काई रीचिंग किंग ब्रिज, इस सुप्रीमेग्रेड गिफ्ट पैक के रिवॉर्ड्स वास्तव में असाधारण थे। किन्मू ने पहले रिवॉर्ड को देखा। 4 सिंबल्स डिवाइन फॉर्मेशन। एम्परर रेल्म फॉर्मेशन एक बार सेटअप होने के बाद यह सेक्ट की सीमाओं के बाहर एक प्रोटेक्टिव सेक्ट फॉर्मेशन बना सकता है। यह 4 सिंबल्स डिवाइन बीस्ट्स, आजर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टॉर्टस की आत्माओं का उपयोग 4 फॉर्मेशन आइज को दबाने के लिए करता है, जो एम्परर रेल्म से नीचे के कल्टिवेटर्स के सभी अटैक्स का प्रतिरोध करता है जब तक 2 एम्परर रेल्म एक्सपर्ट्स संयुक्त रूप से अटैक न करे, तब तक इसे भेदा नहीं जा सकता। 4 सिंबल्स डिवाइन फॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन देखकर किन्मू की अभिव्यक्ति और भी संतुष्ट हो गई। अगर यह 4 सिंबल्स डिवाइन फॉर्मेशन सेटअप हो जाए तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि शांग कांग फॉरबिडन जोन अब से अभेद्य हो जाएगा? यहाँ तक कि एक एम्परर रेल्म एक्सपर्ट भी इस ग्रैंड फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएगा। भविष्य में भले ही उन्हें किसी कारण से शांग कांग छोड़ना पड़े तो उन्हें शांग कांग रेजिडेंस पर हमले की चिंता नहीं करनी होगी। इसके अलावा 4 सिंबल्स डिवाइन फॉर्मेशन की रक्षा के साथ शांग कांग फॉरबिडन जोन अब ऐसी जगह नहीं रहेगी जिसकी कोई भी आम आदमी लालसा कर सके। सिस्टम इस 4 सिंबल्स डिवाइन फॉर्मेशन को शांग कांग फॉरबिडन जोन में सेटअप करो। किन्मू ने सीधे आदेश दिया। डिंग 4 सिंबल्स डिवाइन फॉर्मेशन सेटअप की जा रही है। जैसे ही किन्मू ने आदेश दिया, शांग कांग फॉरबिडन जोन के भीतर चट्टानों के गड़गड़ाने की आवाज आई। जमीन इस तरह हिल रही थी मानो भूकंप आ गया हो। इस अचानक हलचल ने तुरंत स्टोन हेवन और दूसरों को चौंका दिया। क्या हो रहा है? क्या शांग कांग फॉरबिडन जोन में भूकंप आ सकता है? लिन कियानबाई ने चारों ओर से आ रही गड़गड़ाहट की कंपन को महसूस करते हुए हैरानी से पूछा। जूनियर ब्रदर, घबराओ मत, स्टोन हेवन ने शांति से कहा। यह मास्टर से संबंधित हो सकता है। जब पहले विभिन्न सेक्ट ट्रेजर लैंड्स प्रकट हुए थे तब भी काफी हलचल हुई थी। हालांकि वर्तमान जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन स्टोन हेवन सहज रूप से मानता था कि यह हलचल उनके मास्टर से संबंधित हो सकती है। जैसा कि उम्मीद थी, स्टोन हेवन ने लिन कियानबाई को आश्वस्त करने के तुरंत बाद किन्मू की शांत आवाज पूरे शांग कांग फॉरबिडन जोन में गूंज उठी। घबराओ मत, यह सिर्फ मेरे द्वारा एक सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन सेटअप किया जा रहा है। सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन। स्टोन हेवन, गु किंगक्सवा और अन्य डिसाइपल्स सभी ने हैरानी भरे भाव दिखाए और लिन कियानबाई और भी अधिक चकित था। सिर्फ एक सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन सेटअप करने से इतनी बड़ी हलचल होती है। शांग कांग के सेलेस्टियल लॉर्ड के डिसाइपल्स अपनी आश्चर्यचकित और उलझन भरी निगाहों के साथ गड़गड़ाहट की आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे और अगले ही पल एक अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला दृश्य सभी सेलेस्टियल लिनिएज डिसाइपल्स की आंखों के सामने प्रकट हुआ। रॉड शांग कांग रेजिडेंस के पूर्वी भाग में
एक विशाल ड्रैगन की दहाड़ गूंजी, एक ट्रू ड्रैगन फैंटम, हजारों फीट लंबा, जिसके तराजू हल्की ठंडी चमक बिखेर रहे थे, आसमान में उड़ गया। पूर्वी हेवन में कुंडली मारकर उसकी दहाड़ ने हेवंस को हिला दिया। जब शंकांग रेजिडेंस के दक्षिणी भाग में एक स्पष्ट फीनिक्स की पुकार गूंजी, एक वर्मिलियन बर्ड पूरी तरह से उग्र लाल शानदार पंखों के साथ 9 हेवंस के ऊपर उड़ गया। उसकी पुकार 9 हेवंस में गूंज उठी। रॉस शंकांग रेजिडेंस के पश्चिमी भाग में 1000 फीट लंबा व्हाइट टाइगर फैंटम आसमान में उड़ गया। उसकी दहाड़ ने हेवंस को हिला दिया। बस शंकांग रेजिडेंस के उत्तरी भाग में एक ब्लैक टॉर्टस फैंटम ने सूरज और आसमान को ढंक लिया, जो अनगिनत पहाड़ों की तरह विशाल और भारी था। यह है। लिन कियानबाई ने सहज रूप से 4 डिवाइन बीस्ट फैंटम्स को देखने के लिए ऊपर देखा। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। उसे यहाँ तक एक अस्पष्ट एहसास भी हुआ कि इन 4 डिवाइन बीस्ट फैंटम्स में से कोई भी अपने पिछले जन्म के पीक पर उससे भी अधिक पावरफुल था। 4 डिवाइन बीस्ट फैंटम्स जो क्वेज़ी एम्परर रेल्म से भी आगे निकल गए। लिन कियानबाई भयभीत था, क्या ये 4 डिवाइन बीस्ट फैंटम्स उस सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन से संबंधित हो सकते हैं जिसे मास्टर ने सेटअप किया था। इस फॉर्मेशन का नाम 4 सिंबल्स डिवाइन फॉर्मेशन है। जैसे ही लिन कियानबाई सदमे में था, किन्मू की आकृति डिसाइपल्स के सामने प्रकट हुई। आकाश के चारों दिशाओं में गर्व से खड़े डिवाइन बीस्ट फैंटम्स की ओर इशारा करते हुए और शांति से समझाया। जब किन्मू के समझाने के तुरंत बाद पश्चिमी आकाश में एक लाइटनिंग फाल्कन लगभग 100 फीट लंबा और हल्की बिजली से ढका हुआ घबराहट में उड़ता हुआ आया, जो हाल के झटकों से प्रतीत होता है। सिर्फ एक सांस में यह शंकांग फॉरबिडन जोन के पश्चिमी आकाश में उड़ गया। रॉस लाइटनिंग फाल्कन के आगमन ने पश्चिमी आकाश में व्हाइट टाइगर फैंटम को चौंका दिया लग रहा था। विशाल 1000 फीट लंबे व्हाइट टाइगर की सुनहरी आंखों की एक जोड़ी एक भयंकर चमक के साथ चमक उठी। उसके टाइगर क्लॉज ने आकाश को फाड़ डाला और सिर्फ एक क्लो से उसने लाइटनिंग फाल्कन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक क्लो से लाइटनिंग फाल्कन को मारने के बाद पश्चिम में व्हाइट टाइगर सहित 4 डिवाइन बीस्ट फैंटम्स फिर धीरे धीरे फीके पड़ गए और वॉइड रेल्म के भीतर छिप गए। यह ल्यू फैमिली फीमेल सेंट इस दृश्य से स्तब्ध रह गई। उसका जबड़ा खुला रह गया। वह एक लाइटनिंग फाल्कन था, 100 फीट लंबा एक लाइटनिंग फाल्कन। उसकी कल्टिवेशन कम से कम सेलेस्टियल फिनोमिनन रेल्म की थी। इसके अलावा जंगल से आने वाली यह लाइटनिंग फाल्कन प्रजाति बेहद तेज थी, यहाँ तक कि एक सेंट रेल्म एक्सपर्ट के लिए सेलेस्टियल फिनोमिनन रेल्म के लाइटनिंग फाल्कन की उड़ान पर नजर रखना मुश्किल होता था। लेकिन इतने सेलेस्टियल फिनोमिनन रेल्म के लाइटनिंग फाल्कन को उस व्हाइट टाइगर फैंटम ने एक ही क्लो से निर्णायक रूप से मार डाला। और उस व्हाइट टाइगर फैंटम की तरह ही 4 ऐसे ही टेरिफाइंग डिवाइन बीस्ट फैंटम्स थे। न केवल ल्यू फैमिली फीमेल सेंट, बल्कि शंकांग के अन्य सभी सेलेस्टियल लॉर्ड के डिसाइपल्स ने भी इस 4 सिंबल्स डिवाइन फॉर्मेशन की शक्ति को देखने के बाद हैरानी भरे भाव दिखाए। मास्टर ने जो 4 सिंबल्स डिवाइन फॉर्मेशन सेटअप की थी, वह बहुत पावरफुल थी। डिसाइपल्स के हैरान चेहरों को देखकर किन्मू को यह कुछ हास्यास्पद लगा। यह सिर्फ एक सेलेस्टियल फिनोमिनन रेल्म के जंगली जानवर को मारना था। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात थी? भले ही कोई क्वेज़ी एम्परर आक्रमण करे, जब तक वह उस क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत करेगा जहां शंकांग रेजिडेंस स्थित था, उसे तुरंत 4 डिवाइन बीस्ट फैंटम्स द्वारा मार दिया जाएगा। 4 सिंबल्स डिवाइन फॉर्मेशन की शक्ति देखने के बाद किन्मू फिर इमॉर्टल एम्परर्स को नए प्रकट हुए सेक्ट ट्रेजरलैंड स्काई रीचिंग किंग ब्रिज में ले गए। यह एक शानदार और चौड़ा पुल था जो जमीन से शुरू होता था। हर 100 मीटर पर एक विशाल मंच था। पुल के खंड ऊपर की ओर जुड़ते हुए सीधे बादलों में चले गए। पूरा डिवाइन ब्रिज ऐसा लग रहा था मानो पूरी तरह से डिवाइन गोल्ड से गढ़ा गया हो, जो हल्की हरी रोशनी से चमक रहा था, असीम रूप से अद्भुत। और जब किन्मू की नज़र इस डिवाइन ब्रिज पर पड़ी तो उससे संबंधित जानकारी उनके सामने प्रकट हो गई। स्काई रीचिंग किंग ब्रिज
5 स्टार सेक्ट बिल्डिंग एक पुल, एक चैलेंज। यह अधिक से अधिक मिरियाद लॉज रेल्म डिसाइपल्स को चैलेंज करने की अनुमति दे सकता है। संबंधित स्काई रीचिंग ब्रिज के अंत में चैलेंजिंग डिसाइपल के समान ताकत वाला एक विरोधी फैंटम उत्पन्न किया जाएगा। इससे लड़ना लगातार स्वयं को टेम्पर कर सकता है और अपनी सीमाओं को बढ़ा सकता है। हिंट, बाद में विशेष सेक्ट मिशंस को ट्रिगर करने पर स्काई रीचिंग किंग ब्रिज को 6 स्टार स्काई रीचिंग गॉड ब्रिज, 7 स्टार स्काई रीचिंग सेंट ब्रिज, 8 स्टार स्काई रीचिंग एम्परर ब्रिज और 9 स्टार स्काई रीचिंग इमॉर्टल ब्रिज में अपग्रेड किया जा सकता है। स्काई रीचिंग ब्रिज को चैलेंज करने से अपने समान ताकत वाला एक फैंटम उत्पन्न होता है। उससे लड़ने के लिए और खुद को टेम्पर करने के लिए स्काई रीचिंग किंग ब्रिज के फंक्शन को देखकर किन्मू तुरंत जान गए कि यह निश्चित रूप से स्पेस टाइम ट्रेजर पैगोडा से कम प्रभावशाली सेक्ट ट्रेजर लैंड नहीं था। एक कल्टिवेटर के लिए पावरफुल बनने के लिए कल्टिवेशन करने के अलावा निरंतर युद्ध और युद्ध के अनुभव का संचय भी बेहद महत्वपूर्ण है। सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर्स के बीच कुछ पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर्स जो केवल आंख मूंद कर कल्टिवेशन करना जानते थे, वे एक जीवनमरण संघर्ष में अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर्स को भी नहीं हरा पाते थे। अपर्याप्त युद्ध टेम्परिंग के कारण हालांकि सेलेस्टियल लिनिएज डिसाइपल्स के पास पहले स्पेस टाइम ट्रेजर पैगोडा था जो कल्टिवेशन के लिए एक होली लैंड था, लेकिन केवल कल्टिवेशन करके अपने रेल्म को सुधारने का मतलब यह नहीं था कि उनकी कॉम्बैट पावर मजबूत थी। हालांकि अब स्काई रीचिंग किंग ब्रिज के साथ सेलेस्टियल लॉर्ड के डिसाइपल्स समृद्ध युद्ध अनुभव प्राप्त करने में सक्षम होंगे जो आखिरी गायब टुकड़े को पूरा करेगा। चैप्टर 53 डिसाइपल्स रिक्वेस्ट स्पेशल मिशन टेक्सू सॉड डूम। मास्टर, क्या यह हमारी सेलेस्टियल लिनिएज की एक और नई सेक्ट ट्रेजर लैंड है? ये चेन ने उस प्राचीन डिवाइन ब्रिज को देखा जो पृथ्वी से उठा था, घुमावदार रास्ते से ऊपर जा रहा था और बादलों में उड़ रहा था और पूछे बिना नहीं रह सका। मैम, किन्मू ने सिर हिलाया। मास्टर, इस सेक्ट ट्रेजर लैंड का फंक्शन क्या है? किन्मू को सिर हिलाते देखकर ये चेन मदद नहीं कर सका लेकिन प्रत्याशा का भाव दिखा सका। शांगकांग रेजिडेंस के भीतर प्रत्येक सेक्ट ट्रेजर लैंड में अविश्वसनीय रूप से अद्भुत प्रभाव थे। डाउ ड्रॉपिंग इमॉर्टल पवेलियन मिरियाद लॉज को कॉम्प्रिहेंड करने की अनुमति दे सकता था। स्पेस टाइम डिवाइन टावर कल्टिवेशन स्पीड को तेज कर सकता था। एक्सक्विसिट डाउ पैगोडा डिवाइन एबिलिटीज और सीक्रेट टेक्निक्स प्रदान कर सकता था। यहाँ तक कि मेडिसिन किंग गार्डन भी उसके भीतर लगाए गए स्पिरिट मेडिसिन की वृद्धि दर को बढ़ा सकता था। अब एक नई सेक्ट ट्रेजर लैंड प्रकट हो गई थी, इसलिए ये चेन और अन्य स्वाभाविक रूप से यह जानने के लिए बेहद उत्सुक थे कि उनके सामने इस डिवाइन ब्रिज में क्या अद्भुत प्रभाव थे। इस जगह को स्काई रीचिंग किंग ब्रिज कहा जाता है। जहाँ तक इसके फंक्शन की बात है, तुम एक बार ऊपर चढ़ोगे तो पता चल जाएगा। किन्मू थोड़ा मुस्कुराए। ये चेन को स्काई रीचिंग किंग ब्रिज पर चढ़ने का संकेत दिया। किन्मू का निर्देश प्राप्त करते ही ये चेन ने संकोच नहीं किया, अपना पैर उठाया और स्काई रीचिंग किंग ब्रिज पर चल दिया। जैसे ही उसने स्काई रीचिंग किंग ब्रिज पर कदम रखा, वह अपने रेल्म के आधार पर स्वचालित रूप से संबंधित स्तर पर टेलीपोर्ट हो गया। यह है, ये चेन स्काई रीचिंग किंग ब्रिज के दूसरे स्तर पर खड़ा था, उत्सुकता से अपने आसपास का सर्वेक्षण कर रहा था। तभी दूसरे स्तर के अंत में स्पिरिचुअल एनर्जी एकत्र हुई और एक हल्का फैंटम धीरे धीरे वहां संघनित और आकार लेने लगा। जब उसने धीरे धीरे प्रकट होने वाले फैंटम को देखा तो ये चेन मदद नहीं कर सका लेकिन दंग रह गया। क्या वह खुद नहीं था? फैंटम की शक्ल बिल्कुल उसके समान थी और यहाँ तक कि उसका रेल्म भी पूरी तरह से समान था। उसके समान एक फैंटम यहाँ क्यों दिखाई देगा? जब ये चेन सदमे और भ्रम में था तो उसने देखा कि दूसरे स्तर के अंत में खड़ा फैंटम अचानक अपना पैर पटकता है और बिजली की एक लकीर की तरह वह उसकी ओर दौड़ पड़ता है। ये चेन यह देखकर चौंक गया, लेकिन उसने सहज रूप से रोकने के लिए
अपना हाथ बढ़ाया, केवल यह पाया कि इस फैंटम में न केवल उसके समान कल्टिवेशन थी, बल्कि उसके पास एंशंट होली बॉडी फिजिक भी थी, जिसके पास असीम शक्ति थी, जिसने उसे बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। स्काई रीचिंग किंग ब्रिज के नीचे स्टोन हेवन और दूसरों ने ये चेन को देखा, जो फैंटम के साथ एक अटूट संघर्ष में लगा हुआ था। सभी दंग रह गए। मास्टर, तो इस स्काई रीचिंग किंग ब्रिज का फंक्शन अपने समान ताकत वाला एक फैंटम उत्पन्न करना है, उससे लड़ना है और अपने युद्ध के अनुभव को टेम्पर करना है। स्टोन हेवन ने पूछे बिना नहीं रह सका। बिल्कुल सही। किन्मू ने ये चेन और उसके अपने फैंटम को देखा, जो युद्ध में लगे हुए थे, और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हालांकि इस स्काई रीचिंग किंग ब्रिज पर उत्पन्न फैंटम में ये चेन के समान रेल्म और ताकत थी, लेकिन इसका युद्ध अनुभव एक से अधिक परिमाण का समृद्ध था। इसलिए केवल कुछ ही आदान प्रदान के बाद ये चेन नुकसान में पड़ गया। केवल चाय की एक कपड़ी बनाने के समय से भी कम समय के लिए रुकने के बाद वह फैंटम की हथेली की चोट से मारा गया और स्काई रीचिंग किंग ब्रिज से गिर गया। सुप्रीम ट्रेजर लैंड, एक सुप्रीम ट्रेजर लैंड, लिन कियानबाई ने खुद से बुदबुदाया। उसके दिल में सदमा लगभग उमड़ रहा था। इस स्काई रीचिंग किंग ब्रिज के प्रभावों को व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद वह एक नज़र में बता सकता था कि यह स्काई रीचिंग किंग ब्रिज बिल्कुल एक अकल्पनीय सुप्रीम ट्रेजर लैंड था। एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से लड़ने में सक्षम होना जिसका युद्ध अनुभव स्वयं से कई परिमाण अधिक समृद्ध हो, बिना अपने जीवन को जोखिम में डाले, एक कल्टिवेटर के लिए बिल्कुल एक अकल्पनीय रूप से बड़ा अपॉर्चुनिटी था। ये चेन स्काई रीचिंग किंग ब्रिज से गिर गया। उसका चेहरा हार मानने की अनिच्छा से भरा हुआ था। प्रतिद्वंद्वी के पास स्पष्ट रूप से उसके समान रेल्म और ताकत थी, तो जब वह उससे लड़ रहा था तो वह पूरी तरह से क्यों दबा हुआ था। और स्टोन हेवन, गु किंगक्सवा और दूसरे लोग सभी प्रयास करने के लिए उत्सुक थे। काश वे तुरंत स्काई रीचिंग किंग ब्रिज पर जाकर इसे खुद अनुभव कर सके। इस स्काई रीचिंग ब्रिज पर अधिक कल्टिवेशन करो। यह तुम्हें टेम्पर कर सकता है और तुम्हारी कॉम्बैट पावर को बढ़ा सकता है, लेकिन इसमें आंख मूंदकर लिप्त मत होना। असफलता के बाद तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखे गए सबक का सारांश अवश्य देना चाहिए। किन्मू ने अपने डिसाइपल्स को निर्देश देने के बाद शान से उस क्षेत्र से चले गए। वह जानते थे कि उनके ये सभी डिसाइपल्स अहंकारी व्यक्ति थे। अगर वह उन्हें असफलता का स्वाद नहीं चखाते तो वे आसानी से हार नहीं मानते। जैसा कि उम्मीद थी, किन्मू के जाने के बाद स्टोन हेवन और दूसरे क्रमिक रूप से स्काई रीचिंग किंग ब्रिज पर चढ़ गए और अपनी चैलेंजेस शुरू कर दी। उनकी तीव्र लड़ाई से जोरदार चीखें भी किन्मू द्वारा शांग कांग मेन हॉल में धीरे से सुनी जा सकती थीं। शांग कांग मेन हॉल लौटने पर किन्मू थोड़े समय के आराम के लिए अपनी आंखें बंद करने वाले थे। हालांकि उन्होंने पाया कि उनके द्वारा अभी भी स्वीकार किए गए उनके 5वें डिसाइपल लिन कियानबाई उनके पीछे हो लिए थे और शांग कांग मेन हॉल में एक साथ आए थे। मास्टर, लिन कियानबाई ने किन्मू के सामने घुटने टेक दिए। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हिचकिचाहट भरी थी। इस डिसाइपल के पास एक मामला है जिसमें मास्टर की मदद की आवश्यकता हो सकती है। किन्मू ने अपने सामने घुटनों के बल बैठे अपने 5वें डिसाइपल लिन कियानबाई को देखा। उनके चेहरे पर जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। वह सोच रहे थे कि उनके 5वें डिसाइपल ने उनकी मदद मांगने के लिए क्या मामला लाया है। फिर भी उन्होंने अपना हाथ हिलाया, लिन कियानबाई को बोलना जारी रखने का संकेत दिया। यह डिसाइपल सौद दाव की कल्टिवेशन करता है। शुरुआती चरणों में सौद दाव की बेहतर कल्टिवेशन करने के लिए मुझे एक उपयुक्त सौद की आवश्यकता होती है। ईस्टर्न विल्डरनेस रीजन में, ह्युआंगजू में या रेस से सटे क्षेत्र में एक सीक्रेट स्पेशल रेल्म है जिसे तेक्सू सौद टूम कहा जाता है। इसमें कई सौद दाव इनसाइट्स और सौद्स हैं जो सौद दाव ग्रैंड कल्टिवेटर्स द्वारा अपने निधन के समय छोड़े गए थे। हालांकि क्योंकि यह स्थान हमारी ह्यूमन रेस के क्षेत्र और या रेस के क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित है, यह यात्रा बेहद खतरनाक है। इस डिसाइपल की वर्तमान ताकत के साथ
मैं उस स्थान तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। यही कारण है कि मैं मास्टर से मदद मांगने आया हूँ, लिन कियानबाई ने विनती की। हालांकि उसने अपने पिछले जन्म के सौद इमॉर्टल होने की यादें जगा ली थी, लेकिन इस जन्म में वह केवल एक लूज कल्टिवेटर था और उसकी वर्तमान ताकत केवल अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म की थी। किन्मू के कई डिसाइपल्स में से उसकी ताकत सबसे कमजोर मानी जाती थी। लिन कियानबाई अपनी ताकत जल्दी से सुधारना चाहता था और सौद दाव की कल्टिवेशन करना एक उपयुक्त सौद से अविभाज्य था। यही कारण था कि उसने तेक्सू सौद तुम के अस्तित्व के बारे में सोचा। अपने पिछले जन्म में यह इसी तेक्सू सौद तुम में था कि उसने एक पावरफुल सौद प्राप्त की थी और कई सौद दाव इंसाइट्स हासिल किए थे, जिसने उसे सौद दाव में तेजी से प्रगति करने और अंततः सौद इमॉर्टल की उपाधि प्राप्त करने की अनुमति दी थी। यह तेक्सू सौद तुम दसियों हजार साल पहले एक ह्यूमन रेस सौद दाव ग्रैंड कल्टिवेटर द्वारा अपने निधन के समय छोड़ी गई एक सीक्रेट स्पेशल रेल्म है। इसमें अपने जीवनकाल के दौरान इस सौद दाव ग्रैंड कल्टिवेटर द्वारा उपयोग की जाने वाली कई सौद और उनकी सौद दाव लेगेसी शामिल है, और यह सौद दाव ग्रैंड कल्टिवेटर अविश्वसनीय रूप से निस्वार्थ था। जब तक कोई ह्यूमन रेस का था, वे सौद दाव लेगेसी को कॉम्प्रिहेंड करने और प्राप्त करने के लिए इस तेक्सू सौद तुम में प्रवेश कर सकते थे। केवल एक शर्त थी, किसी भी ह्यूमन रेस के प्राणी को जो इस तेक्सू सौद तुम से एक लेगेसी और लाभ प्राप्त करता था, उसे अपने निधन से पहले इस तेक्सू सौद तुम के भीतर एक सौद या सौद दाव में अपनी खुद की इंसाइट्स को सील करना होता था, ताकि भविष्य में आने वाली ह्यूमन रेस जीनियसेस के लिए छोड़ा जा सके। समय के साथ इस तेक्सू सौद तुम ने कई सौद दाव ग्रैंड कल्टिवेटर्स की लेगेसीज एकत्र कर ली और कई पावरफुल डिवाइन सॉर्ड्स भी इसके भीतर समाहित हो गईं। लिन कियानबाई का इरादा इस तेक्सू सौद तुम में एक उपयुक्त सौद खोजने का था। साथ ही अपने पिछले जन्म में अपने निधन से पहले उसने इस तेक्सू सौद तुम में कुछ सौद दाव इंसाइट्स छोड़े थे। इस जन्म में वहां जाकर वह इन सौद दाव इंसाइट्स को भी पुनः प्राप्त कर सकता था। हालांकि यह तेक्सू सौद तुम ह्यूमन रेस और याव रेस के क्षेत्रों के बीच सीमा क्षेत्र में स्थित है, जो इसे बेहद खतरनाक बनाता है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह केवल तेक्सू सौद तुम के स्थान तक नहीं पहुंच सकता था। यही कारण है कि वह किन्मू की मदद मांगने आया था। और जैसे ही लिन कियानबाई ने अपना अनुरोध कहा, सिस्टम की आवाज भी किन्मू के कानों में गूंज उठी। डिंग! स्पेशल सेक्ट मिशन एक्टिवेटेड। सेलेस्टियल लॉर्ड के डिसाइपल लिन कियानबाई को तेक्सू सौद तुम की अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करे। मिशन रिवॉर्ड। मिशन पूरा होने के स्तर के आधार पर एक यादृच्छिक सिस्टम गिफ्ट पैक। चैप्टर 54 द डीमन सप्रेसिंग सिटी अराइविंग एट द सॉड टूम एंड द वन आर्म्ड ओल्ड मैन। सिस्टम ने एक और मिशन जारी कर दिया है। अपने कान में इस सिस्टम के प्रॉम्प्ट को सुनकर किन्मू थोड़ा हैरान हुए। हालांकि यह स्पेशल सेक्ट मिशन बिल्कुल सही समय पर आया। एक स्पेशल सेक्ट मिशन को पूरा करने पर आमतौर पर एक सेक्ट बिल्डिंग अपग्रेड कार्ड रिवॉर्ड मिलता है। वर्तमान में शांगकांग रेजिडेंस के भीतर कई सेक्ट ट्रेजर्स हैं, जिनमें से कई को अपग्रेड की तत्काल आवश्यकता है, जिससे सेक्ट बिल्डिंग अपग्रेड कार्ड अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। एक संक्षिप्त विचार के बाद किन्मू ने लिन कियानबाई के साथ व्यक्तिगत रूप से तेक्सू सौद तुम जाने का फैसला किया। अब शांगकांग 4 सिंबल्स डिवाइन फॉर्मेशन द्वारा सुरक्षित है, इसलिए वह किसी के आक्रमण करने से नहीं डरते। एल्डर फेंग जी को अभी भी शांगकांग डिसाइपल्स की कल्टिवेशन का निर्देश देने के लिए पीछे रहना था। वह वर्तमान में स्वतंत्र थे और हर समय फॉरबिडन जोन में रहना थोड़ा उबाऊ था, इसलिए इस बार बाहर जाना ठीक रहेगा। चूंकि ऐसा है, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें ले जाऊंगा, किन्मू ने उदासीनता से कहा। उनके मास्टर व्यक्तिगत रूप से उन्हें ले जा रहे थे। यह सुनकर लिन कियानबाई खुशी नहीं रोक सका। उनके मास्टर इतने पावरफुल हैं। उनके मास्टर के साथ तेक्सू सौद तुम की उनकी यात्रा बिल्कुल सुरक्षित और चिंता मुक्त होगी।
एल्दफेंग जी को कुछ निर्देश देने के बाद किन्मू ने लिन कियानबाई के साथ शांग कांग छोड़ दिया। डेसलट प्रीफेक्चर, जहां तेक्सू सौदतुम स्थित है, और गू प्रीफेक्चर, जहां शांग कांग फॉरबिडन जोन स्थित है, ईस्टर्न विल्डरनेस रीजन के लगभग विपरीत छोर पर है, जो दसियों हजार मील से अलग है। हालांकि किन्मू के लिए यह दूरी स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं थी। सिर्फ एक सांस में किन्मू ने लिन कियानबाई के साथ ये दसियों हजार मील पार कर लिए। गू प्रीफेक्चर क्षेत्र की सीमा पर पहुंच गए। गू प्रीफेक्चर की सीमा पर एक शानदार शहर ह्यूमन रेस की सीमा पर खड़ा था। शहर विशाल और अंतहीन था। क्षितिज पर एक विशाल ड्रैगन की तरह फैला हुआ था। शहर की दीवारें गहरे लाल रंग की थीं, जो अतीत में ह्यूमन रेस और या रेस के बीच हुई लड़ाइयों के खून के दागों से सनी हुई थीं, जिन्होंने पूरी दीवार को रंग दिया था। शहर की दीवारों के नीचे अनगिनत सूखी या रेस की हड्डियां ढेर थीं, जो यह साबित कर रही थीं कि यहाँ की महान लड़ाइयाँ कितनी दुखद थीं। इस जगह को मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी कहा जाता था, जो या रेस के हमलों के खिलाफ ईस्टर्न विल्डरनेस ह्यूमन रेस की पहली रक्षा पंक्ति थी। तेक्सू सौदतुम मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के पीछे ह्यूमन रेस और या रेस के बीच सीमा क्षेत्र में स्थित था। वहाँ कौन है? शहर के फाटक पर दो ह्यूमन रेस कल्टिवेटर्स दिव्य कवच में आगे बढ़े और चिल्लाए जब उन्होंने किन्मू को लिन कियानबाई के साथ आते देखा। किन्मू ने बात नहीं की, बस उदासीनता से दो ह्यूमन रेस के बख्तरबंद रक्षकों को देखा। दोनों ने तुरंत एक विशाल दबाव महसूस किया, जैसे माउंट ताई दबा रहा हो। उनके शरीर कांप रहे थे और वे मदद नहीं कर सके, लेकिन घुटनों के बल गिर गए। अद्वितीय विशेषज्ञ दो ह्यूमन रेस के बख्तरबंद रक्षक भयभीत थे, लेकिन उनके शरीर स्थिर थे, जिससे किन्मू लिन कियानबाई को मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी में ले गए। जैसे ही उन्होंने मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी में प्रवेश किया, एक तगड़ा डिवाइन जनरल सुनहरे कवच में ह्यूमन रेस के बख्तरबंद रक्षकों की एक टुकड़ी के साथ आया। मैं जिंग होंग हूँ, मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी का डिफेंडर। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप दोनों मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी में क्यों आए हैं? डिफेंडर किन्मू के सामने खड़ा था, सतर्कता से किन्मू और लिन कियानबाई की जांच कर रहा था। मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी ईस्टर्न विल्डरनेस ह्यूमन रेस के लिए एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती शहर था, जो लगातार या रेस के साथ युद्धों में लगा रहता था। इसलिए कुछ ह्यूमन रेस के सदस्य स्वेच्छा से यहाँ आते थे। यही कारण था कि जिंग होंग ने उलझन महसूस की। हम तेक्सू सौद तुम जाने के लिए मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी से होकर गुजर रहे हैं, लिन कियानबाई ने उत्तर दिया। तेक्सू सौद तुम जा रहे हो? यह सुनकर जिंग होंग की नज़र थोड़ी नरम पड़ गई और वह मोटे तौर पर थोड़ा समझ गया। यह किसी ताकत का कोई विशेषज्ञ होना चाहिए, जो एक डिसाइपल को तेक्सू सौदतुम में लेगेसी प्राप्त करने के लिए ला रहा हो। मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी से परे ह्यूमन रेस और या रेस के बीच सीमावर्ती क्षेत्र है, जो खतरे से भरा है। मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों सीनियर सावधान रहेंगे, जिंग होंग ने याद दिलाया, फिर अपना हाथ हिलाया और कहा, उन्हें जाने दो। मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी छोड़ने के बाद किन्मू ने सोच समझकर कहा, इस मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी में ह्यूमन रेस कल्टिवेटर्स कहाँ से आते हैं? मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के भीतर वह यह महसूस कर सकते थे कि शहर की रक्षा करने वाले ह्यूमन रेस कल्टिवेटर्स, हालांकि उनके रेल्म और ताकत अलग अलग थी, सभी एक हल्की युद्धकठोर दृढ़ता के आभा को लिए हुए थे, जैसे कि उन्होंने कई लड़ाइयों का अनुभव किया हो। यह मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी मूल रूप से ईस्टर्न विल्डरनेस रीजन ह्यूमन रेस की प्रमुख शीर्ष ताकतों द्वारा या रेस के उत्पीड़न और आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए स्थापित की गई थी। शहर में अधिकांश कल्टिवेटर्स भी उन होली लैंड ग्रेट टीचिंग से लिए गए थे, लिन कियानबाई ने कहा। हालांकि बाद में वे होली लैंड ग्रेट टीचिंग ऐसा लग रहा था कि यहाँ कल्टिवेटर्स भेजने को तैयार नहीं थे, इसलिए इस शहर की रक्षा करने वाले अधिकांश ह्यूमन रेस सैनिक मूल ह्यूमन रेस कल्टिवेटर्स के वंशज हैं, जो मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी की रक्षा करते थे, और एक छोटा सा हिस्सा वे हैं जो स्वेच्छा से ह्यूमन रेस के लिए इस सीमा रक्षा पंक्ति की रक्षा करने के लिए
यहाँ आए थे। तो ऐसा है, किन्मू ने सिर हिलाया। उस स्थिति में मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी में ह्यूमन रेस कल्टिवेटर्स सभी नायक थे। आखिरकार इस जगह की रक्षा करने से न केवल कोई लाभ मिलता था, बल्कि उन्हें हर दिन या रेस से लड़ने का जोखिम भी उठाना पड़ता था। जो लोग रह सकते थे, वे निश्चित रूप से वे व्यक्ति थे जो ह्यूमन रेस के लिए गहराई से चिंतित थे। मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी छोड़ने के बाद लिन कियानबाई के मार्गदर्शन का पालन करते हुए किन्मू ने लिन कियानबाई का नेतृत्व किया। मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के बाहर एक विशाल बंजर भूमि थी, जहां कभी भी मौतल के खेत के घर बिखरे हुए थे, जहां कुछ मौतल रहते थे, शायद इसलिए कि यह रेस इन मौतल पर ध्यान नहीं देती थी, भले ही यह एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक और युद्धविदीर्ण स्थान था। ये मौतल यहाँ हठपूर्वक जीवित रहे। रिकॉर्ड्स के अनुसार टेक्सू सौद तुम उस दिशा में होना चाहिए। लिन कियानबाई ने कुछ अनिश्चितता के साथ एक निश्चित दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। हालांकि वह पहले टेक्सू सौद तुम में जा चुका था, लेकिन तब से दसियों हजार साल बीत चुके थे और इस जगह की शक्ल में बहुत बदलाव आ चुका था, इसलिए वह केवल एक सामान्य दिशा जानता था। हालांकि केवल सामान्य दिशा जानना पहले से ही किन्मू के लिए पर्याप्त था। किन्मू ने अपनी एम्परर रेल्म डिवाइन सेंस की एक किरण छोड़ी, जिसने तुरंत चारों दिशाओं में दसियों हजार मील को कवर किया। एक संक्षिप्त स्कैन के बाद उन्होंने टेक्सू सौद तुम का स्थान पाया और सिर्फ एक सांस में लिन कियानबाई को उस सीक्रेट स्पेस के प्रवेश द्वार पर ले आए जहां टेक्सू सौद तुम स्थित था। टेक्सू सौद तुम लिखे प्राचीन स्टील को देखकर लिन कियानबाई मदद नहीं कर सका, लेकिन हाँफने लगा। उसने सिर्फ पलक झपकाई थी और वे पहले से ही यहाँ थे। उनके मास्टर वह बस बहुत पावरफुल हैं। जब किन्मू लिन कियानबाई को इस सीक्रेट स्पेस के प्रवेश द्वार पर लाए, तो उन्होंने टेक्सू सौद तुम लिखे प्राचीन स्टील के सामने एक वन आर्म्ड ओल्ड मैन को बैठे पाया। वन आर्म्ड ओल्ड मैन के बाल सफेद और बिखरे हुए थे और उसके लिनन के कपड़े कुछ गहरे लाल रंग के खून के दागों से सने हुए थे। किन्मू एक नज़र में बता सकते थे कि इस वन आर्म्ड ओल्ड मैन के पास सेंट किंग रेल्म की कल्टिवेशन थी, लेकिन उसके शरीर के भीतर कई छिपी हुई चोटें थीं और वह बुरी तरह से घायल दिख रहा था। क्या तुम टेक्सू सौद तुम में लेगेसी प्राप्त करने के लिए आए ह्यूमन रेस जीनियस हो? मानो किन्मू और लिन कियानबाई के आगमन को महसूस कर रहा हो। वन आर्म्ड ओल्ड मैन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कर्कश आवाज में कहा, सीनियर, यह जूनियर वास्तव में सौद द लेगेसी प्राप्त करने के लिए टेक्सू सौद तुम में आया है। लिन कियानबाई ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वह जानता था कि यह वन आर्म्ड ओल्ड मैन टेक्सू सौद तुम का रक्षक था, क्योंकि टेक्सू सौद तुम दोनों रेसेस के बीच सीमा क्षेत्र में स्थित था और यह रेस बार बार आक्रमण करती थी, टेक्सू सौद तुम को नष्ट करना चाहती थी और ह्यूमन रेस की लेगेसी को काट देना चाहती थी। इसलिए ह्यूमन रेस के ग्रेट पावर होंगे जो स्वेच्छा से यहाँ इसकी रक्षा करने या रेस द्वारा विनाश का प्रतिरोध करने और सीक्रेट स्पेस की रक्षा करने के लिए आएंगे जहाँ टेक्सू सौद तुम स्थित था। वन आर्म्ड ओल्ड मैन की शक्ल को देखते हुए यह स्पष्ट था कि वह अनगिनत लंबे वर्षों से इस जगह की रक्षा कर रहा था। यह उपलब्धि स्वाभाविक रूप से लिन कियानबाई के सम्मानजनक व्यवहार की हकदार थी। चैप्टर 55 सॉर्ड तुम इनहेरिटेंस तेहुंग सॉर्ड अपीयर्स 10,000 सॉर्ड्स बो। वन आर्म्ड ओल्ड मैन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी नज़र में आश्चर्य की एक झलक थी जब उसने किन्मू को देखा। वह सैकड़ों वर्षों से टेक्सू सौद तुम की रक्षा कर रहा था और उसने अनगिनत ह्यूमन रेस प्रोडिजीज को आते जाते देखा था। हालांकि विभिन्न ताकतों द्वारा अपने प्रोडिजी कनिष्ठों की रक्षा के लिए भेजे गए एस्कोट अधिकतर वृद्ध एल्डर्स होते थे। उसने कभी भी किन्मू जैसा युवा एल्डर नहीं देखा था, लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष टेक्सू सौद तुम से लेगेसी प्राप्त करने के लिए आया था, वन आर्म्ड ओल्ड मैन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठ खड़ा हुआ और इशारा करते हुए बोला, इस ओल्ड मैन के साथ चलो। वन आर्म्ड ओल्ड मैन ने
अपने पीछे तेक्सू सौद तुम लिखे प्राचीन स्टील की ओर एक हैंड सील बनाया। कुछ सांसों के बाद वॉइड रेल्म में धीरे धीरे एक स्पेशल पोर्टल बना और वन आर्म्ड ओल्ड मैन सबसे पहले स्पेशल पैसेज में प्रवेश किया। यह देखकर किन्मू भी लिन कियानबाई को अंदर ले गए। स्पेशल पैसेज में प्रवेश करने पर उनके सामने का दृश्य बदल गया। एक पल में समूह एक सीक्रेट रेल्म स्पेस के भीतर पहुंच गया। यह 1000 मील तक फैला एक सीक्रेट रेल्म स्पेस था, जिसमें नीचे सौद टूम्स बिखरी हुई थी। प्रत्येक सौद टूम में एक प्राचीन सौद इंसर्टेड थी। ये प्राचीन सौद्स रूप और लंबाई में भिन्न थी, लेकिन बिना किसी अपवाद के हर एक असाधारण आभा बिखेरती थी। कुछ प्राचीन सौद्स के ब्लेड पर जटिल दाव पैटर्न्स थे। अन्य प्राचीन सौद्स के ब्लेड शरद ऋतु के पानी की तरह स्पष्ट थे। यहाँ तक कि इस तेक्सू सौद टूम में अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक अस्तित्व में रहने के बाद भी उनके ब्लेड अभी भी हल्की ठंडी चमक बिखेरते थे। और फिर ऐसे डिवाइन सॉर्ड्स थे जो विशाल पृथ्वी में तिरछे इंसर्टेड थे। उनके ब्लेड आकाश की ओर इशारा कर रहे थे, सूर्य, चंद्रमा और सितारों की स्टारलाइट को अवशोषित कर रहे थे और केओस स्काई बाहर निकाल रहे थे। प्राचीन सॉर्ड्स जंगल की तरह खड़ी थी और सौद काय आपस में कट रही थी। पूरा तेक्सू सौद टूम एक विशाल सौद इंटेंट से भरा हुआ था। लिन कियानबाई ने अपने सामने घनी रूप से लगी प्राचीन सौद्स की पंक्तियों को देखा। उसकी आंखें तीव्र उत्साह से जल रही थीं। एक सौद कल्टिवेटर के रूप में एक संतोषजनक व्यक्तिगत सौद सबसे वांछित खजाना था। अब उसके सामने इतनी सारी डिवाइन सौद्स खड़ी थीं। लिन कियानबाई कैसे प्रभावित नहीं हो सकता था। लिन कियानबाई अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। उसके चेहरे पर उसकी लालसा दिख रही थी। हालांकि किन्मू की अभिव्यक्ति सामान्य बनी रही। उसके सामने बड़ी संख्या में प्राचीन सौद्स को देखकर उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। यहाँ कुछ बेहद पावरफुल डिवाइन सौद्स हो सकती थीं, लेकिन उनकी वर्तमान सौद सुप्रीम एम्परर सौद की तुलना में वे एक से अधिक नोट से कम थीं। स्वाभाविक रूप से किन्मू की रुचि को विफल कर रही थीं। सौद टूम में प्रवेश करो, क्रॉसलेगेड बैठो और शांत मन से ध्यान करो। अगर एक डिवाइन सौद तुम्हारे लिए नियत है तो वह तुम्हें अपने मास्टर के रूप में पहचान लेगी। वन आर्म्ड ओल्ड मैन ने फीकी आवाज में कहा। मैम। लिन कियानबाई ने जबरदस्ती अपने दिल के उत्साह को दबाया। किन्मू और वन आर्म्ड ओल्ड मैन को प्रणाम किया, फिर विशाल सौद टूम में चला गया, क्रॉसलेगेड बैठ गया और ध्यान करना शुरू कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि वह एक सच्चा सौद दाऊसीद है, जो एक सच्ची डिवाइन सौद लेने में सक्षम है। यह तेक्सू सौद टूम अब बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रहेगा। वन आर्म्ड ओल्ड मैन ने धीरे से आह भरी। केवल वही जानता था कि तेक्सू सौद टूम अब बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रहेगा। इन पिछले कुछ वर्षों में उसने लगातार तेक्सू सौद टूम की रक्षा की थी। बार बार याओ रेस को खदेड़ा था, जो इस जगह को लालसा देती थी, लेकिन सैकड़ों वर्षों की लड़ाइयों और अभियानों ने उसकी आखिरी ताकत को लगभग समाप्त कर दिया था। उसकी मृत्यु के बाद यह तेक्सू सौद टूम याओ रेस के हाथों में पड़ सकता था। उस समय ह्यूमन रेस सौद दाओ जीनियसेस के पास यहाँ आने, लेगेसीज प्राप्त करने और डिवाइन सौद्स लेने का अवसर नहीं होगा। वन आर्म्ड ओल्ड मैन की इच्छा थी कि वह यथासंभव लंबे समय तक डटा रहे, अधिक ह्यूमन रेस सौद दाओ जीनियसेस पैदा करे और ईस्टर्न विल्डरनेस ह्यूमन रेस को मजबूत करे। जैसे ही वन आर्म्ड ओल्ड मैन मन ही मन आह भर रहा था, तेक्सू सौद टूम के भीतर अचानक एक विसंगति उत्पन्न हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसने लिन कियानबाई की सौद दाव प्रतिभा को महसूस कर लिया है। उस विशाल सौद टूम के भीतर अनगिनत प्राचीन सौद्स जीवित हो उठी और कंपन करने लगी, क्लैंगिंग इंसेसेंटली। एक सौद दाव प्रोडिजी। यह देखकर वन आर्म्ड ओल्ड मैन की नज़र लिन कियानबाई की ओर अविश्वसनीय रूप से तीव्र हो गई। इतने लंबे समय तक इस जगह की रक्षा करने के बाद यह पहली बार था जब उसने इतनी सारी प्राचीन सौद्स को जीवित होते और कंपन करते हुए देखने में सक्षम सौद दाव जीनियस देखा था। हालांकि बस एक संक्षिप्त पल में
वन आर्म्ड ओल्ड मैन की अभिव्यक्ति फिर से उदास हो गई, क्योंकि उसने देखा कि तेक्सू सॉड टूम के भीतर कई डिवाइन सॉड्स हवा में उड़ गए, क्लैंगिंग इंसेसेंटली, एक अभिमानी आभा बिखेर रहे थे। उन सभी जीवित प्राचीन सॉड्स को दबा रहे थे जो लिन कियानबाई के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। डिवाइन सॉड्स मास्टर को रोक रही है। वे कुछ डिवाइन सॉड्स इस तेक्सू सॉड टूम के भीतर कई प्राचीन सॉड्स को इस युवक को अपने मास्टर के रूप में पहचानने की अनुमति नहीं दे रही है। वन आर्म्ड ओल्ड मैन का चेहरा उदास था और साथ ही उसका दिल संदेह से भरा था। यह क्या स्थिति थी? उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वन आर्म्ड ओल्ड मैन उलझन में था, लेकिन लिन कियानबाई, जो सॉड टूम में क्रॉसलिगेड बैठा था, अपने दिल में कुछ बातें समझ गया। इन डिवाइन सॉड्स के पूर्व मास्टर्स अपने पिछले जन्म में उससे हार गए थे और वे अनिच्छा रखते थे। अब इस तेक्सू सॉड टूम में उसकी उपस्थिति ने इन डिवाइन सॉड्स को एक परिचित आभा को महसूस करने की अनुमति दी, जिससे वे जीवित हो उठे और उसे निशाना बनाया। उसे इस तेक्सू सॉड टूम से कोई भी सॉड लेने से रोका। उसे क्या करना चाहिए? लिन कियानबाई दंग रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इन डिवाइन सॉड्स के दमन के साथ, भले ही उसकी सॉड दाव प्रतिभा अद्वितीय थी, वह इस तेक्सू सॉड टूम से कोई भी प्राचीन सॉड लेने में सक्षम नहीं होगा। क्या वह इस यात्रा से खाली हाथ लौटने के लिए नियत था? लिन कियानबाई के दिल में निराशा और अनिच्छा की भावना उमड़ रही थी। इन डिवाइन सॉड्स के मास्टर्स केवल उसके पिछले जन्म में उसके पराजित प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन अब उसने अभी भी अपने पिछले जन्म की यादों को विरासत में लिया था और उसकी ताकत बहुत कमजोर थी। इसलिए उसके पास इन डिवाइन सॉड्स के दमन का मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं था। तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही लिन कियानबाई ने निराशा महसूस की, उसने वन आर्म्ड ओल्ड मैन का विस्मयादिबोधक सुना। लिन कियानबाई मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना सिर घुमाया, केवल एक राजसी सफेद आकृति को देखने के लिए, जिसमें एक अद्वितीय व्यवहार था। अपने हाथों को पीठ पीछे करते हुए विशाल सॉड टूम में आलस्य से टहलता हुआ प्रवेश कर रहा था। सॉड टूम लेगेसी के दौरान केवल एक व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति है। यदि तुम फिर से प्रवेश करोगे तो तुम्हें इस सॉड टूम के भीतर की सभी प्राचीन सॉड्स द्वारा एक इंट्रूडर माना जाएगा और तुम्हें अनाइलेट कर दिया जाएगा। वन आर्म्ड ओल्ड मैन ने चिंता में चिल्लाकर कहा। इस सॉड टूम के भीतर की प्राचीन सॉड्स दसियों मिलियन वर्षों में जमा हुई अनगिनत थी। एक व्यक्ति को अनाइलेट करने के लिए इतनी सारी डिवाइन सॉड्स का जीवित होना, यहाँ तक कि वन आर्म्ड ओल्ड मैन भी ऐसी शक्ति का सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। क्या इस युवक का मास्टर पागल था? हालांकि वन आर्म्ड ओल्ड मैन की चिंतित चीख का सामना करते हुए किन्मू ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने उसे सुना ही नहीं। फिर भी तेक्सू सॉड टूम में कदम रखा। जब किन्मू ने तेक्सू सॉड टूम में प्रवेश किया तो ऐसा लग रहा था कि इसने किसी प्रकार का ताबू ट्रिगर कर दिया है। तेक्सू सॉड टूम के भीतर की सभी अनगिनत प्राचीन सॉड्स जीवित हो उठी, क्लैंगिंग इंसेसेंटली, एक लुढ़कती हुई स्वर्गीय नदी की तरह एक टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट बाहर निकाल रही थी। यह खत्म हो गया, यह व्यक्ति मर चुका है। जब वन आर्म्ड ओल्ड मैन ने तेक्सू सॉड टूम की अनगिनत प्राचीन सॉड्स को पूरी तरह से जीवित होते और एक विशाल असीम किलिंग इंटेंट बाहर निकालते देखा, तो उसने अपने मन में किन्मू की मौत की सजा पहले ही सुना दी थी। हालांकि अगले ही पल वन आर्म्ड ओल्ड मैन की पुतलियां अचानक तेजी से सिकुड़ गईं और उसकी आंखें तुरंत अंतहीन आतंक से बदल गईं। इस वेनरेबल वन के डिसाइपल द्वारा पसंद किया जाना तुम्हारा सम्मान है। किन्मू ने तेक्सू सॉड टूम के भीतर दसियों मिलियन प्राचीन सॉड्स का सामना किया। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। अभी भी शरारत करने की हिम्मत है? मौत की तलाश कर रहे हो? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सुप्रीम एम्परर सॉड, एक अल्टीमेट डिवाइन वेपन, किन्मू की हथेली में प्रकट हुआ। एम्परर सॉड डिवाइन माइट की एक किरण निकली, जो सुप्रीम एम्परर सॉड के शरीर से एक ट्रू ड्रैगन फैंटम में बदल गई।
9 हेवंस में ऊंची उड़ान भरते हुए, सूर्य और चंद्रमा पर दहाड़ते हुए और स्टार रिवर को हिलाते हुए। एक अल्टीमेट एम्परर सॉर्ड से संबंधित सुप्रीम माइट ने पूरे तेक्सू सॉर्ड टूम में स्वीप किया। एक पल में इस तेक्सू सॉर्ड टूम के भीतर की सभी डिवाइन सॉर्ड्स बिल्ली को देखकर चूहे की तरह थीं। उनके ब्लेड लगातार कांप रहे थे। सभी डिवाइन सॉर्ड्स ने किनमू की दिशा का सामना किया। उनकी नोक नीचे झुकी हुई थी। दयनीय सॉर्ड क्राइज बाहर निकाल रही थी। इस समय सभी 10,000 सॉर्ड्स ने सबमिट कर लिया। चैप्टर 56 द मास्टर इज माइटी, द ग्रेट सेज फॉलोज एंड कलेक्ट्स द सॉर्ड टूम। इस तेक्सू सॉर्ड टूम में 10 मिलियन डिवाइन सॉर्ड्स हों तो क्या। सुप्रीम एम्परर वेपन, सुप्रीम एम्परर सॉर्ड के सामने इस दुनिया की सभी डिवाइन सॉर्ड्स को सबमिट करना ही पड़ता है। किनमू आलस्य से खड़े थे। उनके हाथ में सुप्रीम एम्परर सॉर्ड था और इस तेक्सू सॉर्ड टूम की 10 मिलियन डिवाइन सॉर्ड्स, हालांकि सभी जीवित हो उठी थीं, लगातार कांप रही थीं। उनके सॉर्ड टिप्स किनमू की दिशा में नीचे झुक रहे थे, मानो किसी सुप्रीम एम्परर को सामूहिक रूप से प्रणाम कर रही हों। जहां तक उन कुछ डिवाइन सॉर्ड्स की बात थी जो पहले जीवित हुई थी और अन्य प्राचीन सॉर्ड्स को लिन कियानबाई को अपना मास्टर पहचानने से रोक रही थी। किनमू के सुप्रीम एम्परर सॉर्ड को बाहर निकालने और डिवाइन माइट की एक किरण छोड़ने के बाद वे सभी एक दयनीय चीख निकालती हैं। उनके ब्लेड टूट जाते हैं और हेवन और अर्थ के बीच धूल में बिखर जाते हैं। इंपीरियल माइट का अपमान नहीं किया जा सकता। हालांकि लिन कियानबाई केवल किनमू का डिसाइपल था। कुछ मामूली डिवाइन सॉर्ड्स उनकी आंखों के सामने उनके डिसाइपल को निशाना बनाने की हिम्मत कर रही थी। यह एक ऐसा कृत्य था जिसे किनमू स्वाभाविक रूप से होने नहीं देते। इंपीरियल माइट की एक किरण ने स्वीप किया और चाहे वे कुछ डिवाइन सॉर्ड्स किसी भी सामग्री से बनी हों, वे प्रतिरोध नहीं कर सकी, धूल में बिखर गईं। इस दृश्य ने इसके अलावा इस तेक्सू सॉर्ड टूम के भीतर अनगिनत प्राचीन सॉर्ड्स को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। अपना सिर ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। इस तेक्सू सॉर्ड टूम में रहने वाली अधिकांश प्राचीन सॉर्ड्स ने बहुत पहले ही चेतना प्राप्त कर ली थी और उनकी अपनी चेतना थी। वे जानती थीं कि सुप्रीम एम्परर सॉर्ड तुलना से परे टेरिफाइंग था, लेकिन वे यह भी जानती थीं कि उस ड्रैगन शेप्ड एम्परर सॉर्ड को धारण करने वाला बीइंग और भी अधिक टेरिफाइंग था। यह वन आर्म्ड ओल्ड मैन ने यह दृश्य देखा। उसका मुंह खुला रह गया, पूरी तरह से दंग रह गया। उसने ऐसा दृश्य कब देखा था? तेक्सू सॉर्ड टूम के भीतर की सभी प्राचीन सॉर्ड्स जीवित हो उठीं, एक व्यक्ति को प्रणाम कर रही थीं। यह व्यक्ति आखिर था कौन? वन आर्म्ड ओल्ड मैन मदद नहीं कर सका, लेकिन किनमू को देखा। उसकी आंखें सदमे और श्रद्धा से भर गईं। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह अद्वितीय सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति कहाँ से आया था। वह केवल एक बात जानता था, यह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने से कहीं बेहतर एक बीइंग था। मास्टर का धन्यवाद। किनमू को अपनी ओर से हस्तक्षेप करते देख लिन कियानबाई ने अत्यधिक उत्साह के साथ कहा। उसने अभी सोचा था कि उन कुछ डिवाइन सॉर्ड्स के डराने के साथ तेक्सू सॉर्ड टूम की उसकी यात्रा खाली हाथ समाप्त हो सकती थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके मास्टर व्यक्तिगत रूप से उसकी ओर से हस्तक्षेप करेंगे, तुरंत तेक्सू सॉर्ड टूम को उलट पुलट देंगे। कोई बात नहीं, किनमू ने थोड़ा सिर हिलाया। उनकी नज़र तेक्सू सॉर्ड टूम के भीतर 10 मिलियन प्राचीन सॉर्ड्स पर पड़ी। इस वेनरेबल वन के डिसाइपल द्वारा पसंद किया जाना तुम्हारा सौभाग्य है। तुम सब आगे क्यों नहीं आते और इस वेनरेबल वन के डिसाइपल को चुनने की अनुमति क्यों नहीं देते? 10 मिलियन प्राचीन सॉर्ड्स। यह सुनकर कोई गुस्सा नहीं दिखाया, चाहे प्राचीन सॉर्ड कितनी भी पावरफुल क्यों न हो। वे सभी लिन कियानबाई के पास जल्दी से उड़ गईं। आज्ञाकारी रूप से सभी उतार चढ़ाव को दबाते हुए लिन कियानबाई को चुनने की अनुमति दी। एक भी डिवाइन सॉर्ड ने मना करने की हिम्मत नहीं की, न ही थोड़ा धीमा होने की हिम्मत की। यह एम्परर सॉर्ड धारण करने वाला सफेद वस्त्रधारी बड़ा आदमी बस बहुत ही टेरिफाइंग था। इस तेक्सू सॉर्ड टूम की 10 मिलियन डिवाइन सॉर्ड्स को छोड़ दे।
भले ही उनके पूर्व मास्टर्स सभी जीवित हो जाए, वे बस उसे भड़का नहीं सकते थे। यह अपने चारों ओर घनी लगी डिवाइन सॉर्ड्स की पंक्तियों को देखकर लिन कियानबाई दंग रह गया। सभी डिवाइन सॉर्ड्स उसके लिए चुनने के लिए। क्या इसे ऐसे खेला जा सकता है? किसी को पता होना चाहिए, उसे अपने पिछले जन्म में ऐसा व्यवहार कभी नहीं मिला था। एक पावरफुल और टेरिफाइंग मास्टर होना वास्तव में अद्भुत है, मास्टरमाइंडी है। लिन कियानबाई अपने दिल में पागलों की तरह दहाड़ रहा था। वह जानता था कि उसे ऐसा व्यवहार पूरी तरह से किन्मू के कारण मिल सकता है, अपने मास्टर के हस्तक्षेप के बिना। उसे इस तेक्सू सॉर्ड टूम के भीतर प्राचीन सॉर्ड्स को स्वतंत्र रूप से चुनने दे। जब उन कुछ डिवाइन सॉर्ड्स ने उसे निशाना बनाया तो उसे अपमान में दुबक जाना पड़ता, चूंकि उनके मास्टर इतने सक्षम थे। लिन कियानबाई स्वाभाविक रूप से इस जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर को नहीं छोड़ना चाहता था। उसने जल्दी से अपने चारों ओर आज्ञाकारी रूप से इकट्ठी दसियों मिलियन डिवाइन सॉर्ड्स में से चुनना शुरू कर दिया। इतनी सारी डिवाइन सॉर्ड्स ने उसे चकित कर दिया। बहुत देर तक सावधानीपूर्वक चयन करने के बाद आखिरकार उसने एक ऐसी डिवाइन सॉर्ड चुनी जो उसके लिए सबसे अधिक अनुकूल थी और अपने पिछले जन्म में छोड़ी गई आंशिक सॉर्ड दाव इंसाइट्स को पुनः प्राप्त कर लिया। यह देखकर कि लिन कियानबाई ने अपनी सॉर्ड चुन ली है, किन्मू अपना हाथ हिलाकर इन सभी प्राचीन सॉर्ड्स को खारिज करने वाले थे। इस समय वन आर्म्ड ओल्ड मैन किन्मू के सामने आया, सम्मानपूर्वक उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, सीनियर, यह जूनियर ली रोयो ने कई सहस्राब्दियों तक कल्टिवेशन की है, फिर भी केवल ग्रेट सेंट कल्टिवेशन रखता है। यदि सीनियर तिरस्कार नहीं करता है तो मैं सीनियर के पक्ष में रहने, आपकी लगन से सेवा करने और आपकी हर आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ। ली रोयो के बोलने के बाद उसका दिल भय से भर गया था। हालांकि वह पहले से ही कई सहस्राब्दियों का था, वह जानता था कि उसके सामने यह सफेद वस्त्रधारी युवक, हालांकि वह युवा लग रहा था, असीम और अकल्पनीय शक्ति रखता था। निस्संदेह एक अविश्वसनीय रूप से प्राचीन बूढ़ा राक्षस था। उसकी कई सहस्राब्दियों की आयु दूसरे पक्ष के सामने केवल एक जूनियर की ही मानी जा सकती थी। किन्मू की विशाल शक्ति को देखकर ली रोयो स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करने के विचार रखता था। वह अब उन्नत आयु का था, उसके पास ज्यादा लाइफ स्पैन नहीं बची थी, साथ ही उसकी कई चोटें भी थीं। यदि वह उच्चतर रेल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर सका तो उसे डर था कि उसके समाधिस्थ होकर निधन होने का समय दूर नहीं होगा। पहले ली रोयो को लगा कि इस जन्म में उसके ब्रेक थ्रू की कोई उम्मीद नहीं है। यही कारण था कि उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इस तेक्सू सॉर्ड टूम की रक्षा करने, ह्यूमन रेस में योगदान करने के बारे में सोचा। लेकिन अब किन्मू को इतना टेरिफाइंग और पावरफुल देखकर ली रोयो के विचार स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो गए। यदि वह इस सुप्रीम बीइंग के पक्ष में रह सकता है तो क्या उसकी अपनी कल्टिवेशन को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? लेजेंडरी सेंट किंग रेल्म में ब्रेक थ्रू करके ली रोयो को अपने सामने सम्मानपूर्वक घुटनों के बल बैठे देखकर किन्मू ने एक पल सोचा। एक ग्रेट सेंट रेल्म का अनुयायी स्वाभाविक रूप से उनके लिए व्यय करने योग्य था। हालांकि अब जब सेलेस्टियल लॉर्ड के डिसाइपल्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे, सेक्ट में केवल फिंगजे एक एल्डर के रूप में, यह थोड़ा तनावपूर्ण लग रहा था। ली रोयो की कल्टिवेशन के साथ, हालांकि वह सेलेस्टियल लिनियज का इनर गेट एल्डर नहीं हो सकता था, लेकिन वह मुश्किल से आउटर गेट एल्डर के रूप में सेवा कर सकता था। शांग कांग आउटर डिसाइपल की कल्टिवेशन का मार्गदर्शन करता था, जो बस पर्याप्त था। यह सोचकर किन्मू ने फिर सिर हिलाया और कहा, चूंकि ऐसा है तो तुम इस वेनरेबल वन के साथ प्रस्थान करोगे। मास्टर का धन्यवाद, मास्टर का धन्यवाद। किन्मू को सहमत देखकर ली रोयो स्वाभाविक रूप से अत्यधिक खुश हुआ। हालांकि उसने अपना सिर घुमाकर तेक्सू सॉर्ड टूम को देखा। उसके चेहरे पर अनिच्छा की एक झलक थी। यदि उसने यह स्थान छोड़ दिया तो या रेस के लिए इसे जल्द ही अपना बनाने में देर नहीं लगेगी।
इस तेक्सू सॉद डूम के लिए यह अफसोस की बात थी, जो संभवतः यावरेस के हाथों में चली जाएगी। जैसे कि ली रोयू के चेहरे पर पछतावे और अनिच्छा को देखते हुए किन्मू ने उदासीनता से कहा, चूंकि तुम इस वेनरेबल वन के साथ जा रहे हो, इस तेक्सू सॉद डूम को यहाँ छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। चूंकि ऐसा है, यह वेनरेबल वन इसे अपने साथ ले जाएगा। इतना कहकर किन्मू ने धीरे से एक हाथ बढ़ाया। असीमित इंपीरियल शक्ति उमड़ पड़ी और मानो एक गोली दबा रहे हों, उन्होंने पूरे सीक्रेट स्पेस को, जहां तेक्सू सॉद डूम स्थित था, एक सिंगुलैरिटी में संकुचित कर दिया। फिर किन्मू ने एक उंगली से हल्के से दबाया और वोइड से एक टोकन संघनित हुआ। यह सिंगुलैरिटी, जिसमें संपूर्ण तेक्सू सॉद डूम सीक्रेट स्पेस शामिल था, इस टोकन में भी रखा गया था। यह तेक्सू सॉद डूम ह्यूमन रेस के क्षेत्र से बहुत दूर स्थित था। ली रोयू के जाने के बाद यावरेस को इस तेक्सू सॉद डूम पर कब्जा करने के लिए मुफ्त में देने के बजाय उसके लिए इसे दूर ले जाना बेहतर था। अन्य कल्टिवेटर्स के लिए इस सीक्रेट स्पेस को दूर ले जाना चाहना स्वाभाविक रूप से हेवंस को हिलाने जितना अविश्वसनीय होगा। हालांकि किन्मू के लिए यह केवल एक प्रयास रहित कार्य था। चैप्टर 57 स्पेस टाइम अरे क्वेज एम्परर एल्डर डीमन क्लान अटैक्स द सिटी। यह किन्मू को एक रबर की गेंद गूंथने की तरह पूरे सीक्रेट रेल्म स्पेस को, जहां तेक्सू सॉद डूम स्थित था, एक एकल टोकन में संकुचित करते देख ली रोयू की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने तेक्सू सॉद डूम को दूर ले जाया। सेक्ट मास्टर बहुत ही टेरिफाइंग है ना? तेक्सू सॉद डूम का सीक्रेट रेल्म स्पेस दसियों हजार साल पहले बना था, दसियों हजार वर्षों में विकसित हुआ था। यह सीक्रेट रेल्म स्पेस केवल 100 लाय की परिधि से बढ़कर लगभग 1000 लाय हो गया था, लगभग एक स्मॉल वर्ल्ड जैसा। भले ही ली रोयू अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता, उसे पूरे तेक्सू सॉद डूम को 1 इंच भी हिलाना मुश्किल लगता। इसे दूर ले जाने की बात तो दूर थी, लेकिन अब सेक्ट मास्टर सिर्फ एक आकस्मिक चाल के साथ इस तेक्सू सॉद डूम को स्थानांतरित कर सकता था। ऐसी टेरिफाइंग शक्ति ने ली रोयू को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे ही किन्मू पूरे तेक्सू सॉद डूम को स्थानांतरित कर रहा था, सिस्टम की आवाज उनके कानों में गूंजी। दिंग विशेष सेक्ट मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई। सेलेस्टियल लॉर्ड के डिसाइपल लिन कियानबाई को तेक्सू सॉद डूम की अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करे। दिंग मिशन इवैल्यूएशन परफेक्ट। दिंग होस्ट को एक दुर्लभ संभाव्यता घटना को ट्रिगर करने पर बधाई। 5 टाइम्स रिवॉर्ड क्रिटिकल स्ट्राइक। दिंग एक सेक्ट बिल्डिंग अपग्रेड कार्ड प्राप्त करने पर बधाई। दिंग एक ग्रेट सेंट पिल प्राप्त करने पर बधाई। दिंग एक स्पेस टाइम मैजिक सर्कल प्राप्त करने पर बधाई। दिंग पूर्ण निष्ठा वाले एक क्वेजी एम्परर रेल्म एक्सपर्ट को प्राप्त करने पर बधाई। लगातार सुखद ध्वनियों ने किन्मू को बहुत आरामदायक महसूस कराया। उन्होंने इस सेक्ट मिशन को पूरा करने के बाद फिर से एक रिवॉर्ड क्रिटिकल स्ट्राइक को ट्रिगर करने की उम्मीद नहीं की थी और इतने सारे रिवॉर्ड्स प्राप्त करने की। अब उनके पास 2 सेक्ट बिल्डिंग अपग्रेड कार्ड्स थी। जहां तक ग्रेट सेंट पिल की बात थी, किन्मू ने इसका विवरण देखा। ग्रेट सेंट रेल्म कल्टिवेटर द्वारा लेने के बाद यह उसकी चोटों को ठीक कर सकता है। यह ली रोयू को देने के लिए एकदम सही होगी। जहां तक इस स्पेस टाइम मैजिक सर्कल की बात थी, स्पेस टाइम मैजिक सर्कल का एक परिचय किन्मू की आंखों के सामने प्रकट हुआ। स्पेस टाइम मैजिक सर्कल एक विशेष ट्रेजर आर्टिफैक्ट जो एक मदर अरे और 3 सब अरेज में विभाजित है। सब अरेज और मदर अरे को सेटअप करने के बाद दूरी की परवाह किए बिना तात्कालिक टेलीपोर्टेशन किया जा सकता है। नॉर्ड मदर अरे के पास सभी अनुमतियां हैं और यह निर्णय ले सकता है कि मदर सब टेलीपोर्टेशन अरे को खोलना है या नहीं। यह स्पेस टाइम मैजिक सर्कल भी एक दुर्लभ खजाना था। ईस्टर्न विल्डरनेस रीजन विशाल और असीम था। साधारण कल्टिवेटर्स, भले ही वे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दें, पूरे ईस्टर्न विल्डरनेस रीजन को पार करना मुश्किल पाएंगे। लेकिन इस स्पेस टाइम मैजिक सर्कल के साथ
किन्मू शांग कांग रेजिडेंस में स्पेस-टाइम मैजिक सर्कल की मदर अरे सेटअप कर सकते थे और 3 सब अरेज को आवश्यकतानुसार ईस्टर्न विल्डरनेस रीजन के अन्य भागों में सेटअप किया जा सकता था। इस तरह सेलेस्टियल लॉर्ड के डिसाइपल्स के लिए बाहर जाने पर आना जाना बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। संतुष्ट होकर किन्मू ने स्पेस-टाइम मैजिक सर्कल को दूर रखा और फिर अपनी नज़र उस आकृति पर घुमाई जो अचानक उनके सामने प्रकट हुई थी। यह ग्रे वस्त्रों में एक बूढ़ा व्यक्ति था। किन्मू की नज़र देखकर उसने तुरंत सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा, आपका अधीनस्थ झाओ कांग सेक्ट मास्टर का अभिवादन करता है। उसके बगल में मौजूद लिन कियानबाई और ली रोयो दोनों ने अचानक प्रकट हुए ग्रे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति को सदमे से देखा, क्योंकि उन्होंने यह भी नहीं देखा था कि यह ग्रे वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति उनके बगल में कैसे प्रकट हुआ था। गुड्ढो, किन्मू ने उदासीनता से हाथ हिलाया और साथ ही उन्होंने लिन कियानबाई और ली रोयो को देखा जो संदेह से भरे हुए थे और हल्के से कहा, झाओ कांग मेरी सेलेस्टियल लिनियज के इनगेट एल्डर हैं। कुछ समय पहले उन्हें इस वेनरेबल वन द्वारा कुछ मामलों को संभालने का आदेश दिया गया था और अब वे लौट आए हैं। यह सुनकर लिन कियानबाई ने अंततः समझ का भाव दिखाया। तो यह ग्रे वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति झाओ कांग सेलेस्टियल लिनियज का इनगेट एल्डर था, ठीक वैसे ही जैसे शांग कांग रेजिडेंस में फेंगजे था। झाओ कांग की पहचान जानने के बाद लिन कियानबाई की नज़र झाओ कांग के प्रति सम्मानजनक होने लगी। शांग कांग रेजिडेंस में उसने सीनियर ब्रदर स्टोन हेवन को एल्डर फेंगजे के कारनामों के बारे में बात करते सुना था। उसकी ताकत बिल्कुल अथाह थी। हालांकि ली रोयो अभी भी ठीक से नहीं समझ पाया था कि सेलेस्टियल लिनियज किस प्रकार की ताकत थी, लेकिन झाओ कांग के लिए लिन कियानबाई के अत्यधिक सम्मान को देखकर उसने भी सम्मानपूर्वक झाओ कांग को प्रणाम किया। वह केवल अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह ग्रे वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति अपने से भी अधिक पावरफुल था। ठीक है, यहाँ का मामला समाप्त हुआ, चलो अब चलते हैं। किन्मू ने अपनी आस्तीन हिलाई। बेहद संतुष्ट थे। यह यात्रा बहुत फलदायी रही थी। न केवल उन्होंने एक सीक्रेट रेल्म स्पेस प्राप्त किया जिसमें 100 द लेगेसीज की अनगिनत संख्या थी, बल्कि उन्होंने एक ग्रेट सेंट रेल्म का अनुयायी भी साथ ले लिया। इसके अलावा सेक्ट बिल्डिंग अपग्रेड कार्ड, स्पेस टाइम मैजिक सर्कल और मिशन रिवॉर्ड्स के रूप में प्राप्त एक क्वेजी एम्परर रेल्म एल्डर का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। किन्मू ने अनुमान लगाया कि यदि वे इस गति से विकसित होते रहे तो इसमें देर नहीं लगेगी जब सेलेस्टियल लिनियज पूरे आजा हेवन कॉन्टिनेंट पर सबसे टेरिफाइंग ताकत बन जाएगी। बस कल्पना करें, एक ग्रेट सेंट रेल्म एक्सपर्ट मुश्किल से सेलेस्टियल लिनियज में आउटर गेट एल्डर के रूप में सेवा कर सकता था। जहां तक सेलेस्टियल लिनियज के इनर गेट एल्डर्स की बात थी, वे सभी क्वेजी एम्परर अस्तित्व थे। इस तरह की नींव के साथ पूरे आजा हेवन कॉन्टिनेंट पर कौन सी ताकत इसकी तुलना कर सकती थी? बाकी सब एक तरफ, ली रोयो के रेल्म का एक एक्सपर्ट ईस्टर्न विल्डरनेस रीजन के शीर्ष होली लैंड ग्रेट टीचिंग में भी एक ओल्ड एंसेस्टर माना जाएगा। फिर भी सेलेस्टियल लिनियज में वह मुश्किल से एक आउटर गेट एल्डर हो सकता था। टेक्सू सॉड तुम को इकट्ठा करने और कई मिशन रिवॉर्ड्स प्राप्त करने के बाद किन्मू ने फिर लिन कियानबाई और दूसरों का नेतृत्व किया। किन्मू स्वाभाविक रूप से सबसे आगे चल रहे थे। उनके 5वें डिसाइपल लिन कियानबाई उनके बगल में चल रहे थे। एल्डर झाओ कांग अपने हाथ नीचे लटकाए सम्मानपूर्वक किन्मू के पीछे चल रहे थे। जहां तक ग्रेट सेंट ली रोयो की बात थी, वह केवल झाओ कांग के पीछे चल सकता था। समूह के टेक्सू सॉड तुम छोड़ने के बाद किन्मू का मूल रूप से सीधे शांग कांग रेजिडेंस में टेलीपोर्ट वापस जाने का इरादा था। हालांकि उनके द्वारा भेजी गई डिवाइन सेंस की एक किरण ने उन्हें कुछ असामान्य कै को महसूस कराया। किन्मू की आंखें झपकी और अगले ही पल वह लिन कियानबाई और दूसरों को मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के बाहर एक निश्चित स्थान पर ले गए। खून की हल्की गंध हवा में व्याप्त थी। कई पड़ोसी खेत
और घर अब खंडहर में बदल चुके थे, और यहाँ तक कि मॉर्टल्स की कुछ टूटी हुई लाशें भी जंगल में पड़ी थीं। यह यावेस है। यह दृश्य देखते ही ली रोयो की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। वह एक नज़र में बता सकता था कि यहाँ रहने वाले ह्यूमन रेस मॉर्टल्स सभी को यावेस द्वारा क्रूरतापूर्वक मार दिया गया था। इसके अलावा उसने यह भी देखा कि जंगल में यावेस के अनगिनत पैरों के निशान ओवरलैप हो रहे थे, जमीन को अस्तव्यस्त रौंद रहे थे। यावेस की सेना मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी पर हमला करने वाली है। यह अनुमान तुरंत ली रोयो के दिमाग में कौंधा, और ठंडा पसीना उसके माथे से बहने लगा। अपने सामने के दृश्य से वह आसानी से निर्धारित कर सकता था कि यह निश्चित रूप से हमला करने वाली यावेस की सेना होनी चाहिए, जो मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी पर धावा बोलने जा रही थी। जहां तक इन मॉर्टल ह्यूमन रेस व्यक्तियों की बात थी, वे केवल दुर्भाग्यपूर्ण निर्दोष लोग थे जो मर गए थे। कई टूटी हुई और दुखद रूप से मृत ह्यूमन रेस की लाशों को देखकर किन्मू की आंखें थोड़ी ठंडी पड़ गईं। यावेस, किन्मू ने हल्के से जमीन पर कदम रखा। हजारों मील के पहाड़ और नदियां पीछे छूट गईं। अगले ही पल वह पहले से ही लिन, कियानबाई और दूसरों को मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के बाहर ले जा चुका था। और मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के बाहर का दृश्य देखकर ली रोयो और लिन, कियानबाई दोनों मदद नहीं कर सके, लेकिन अपने भाव बदल सके। मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के बाहर हजारों की संख्या में यावेस के सैनिक थे, जंगल में घनी तरह से फैले हुए थे, एक अंतहीन प्राचीन राक्षसी दीवार की तरह मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और हजारों यावेस सैनिकों के ऊपर 3 उदास डीमोनिक काय बादल थे, प्रत्येक लगभग 1000 जांग की परिधि में उस क्षेत्र को ढंक रहे थे। प्रत्येक डीमोनिक काय बादल के भीतर एक विशाल यावेस एक्सपर्ट छिपा हुआ था। केवल ठंडी और खून की प्यासी आंखों की जोड़ी दिखा रहा था। लुढ़कती डीमोनिक काय सीधे आसमान में उड़ रही थी। Chapter 58 Dark clouds over the city, the peerless demon saint. The great saint accompanies. यह एक ऐसा दृश्य था जिसने लोगों की सोल्स को कंपा दिया। हजारों की संख्या में यावेस की सेनाएं मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के बाहर पंक्तिबद्ध थीं। प्राचीन राक्षसी पहाड़ों की तरह असीम पृथ्वी पर फैली हुई थी। लुढ़कती डीमोनिक काय हेवन और अर्थ के बीच उग्र थी, और अद्भुत किलिंग इंटेंट ने लगभग किसी की सोल को फ्रीज कर दिया। मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी पास के ऊपर रक्षा करने वाले जनरल जिंगहोंग पहले से ही अनगिनत बख्तरबंद ह्यूमन रेस सैनिकों को शहर की दीवारों की रक्षा के लिए ले जा चुका था, और प्रत्येक ह्यूमन रेस कल्टिवेटर शहर के बाहर हजारों की संख्या में यावेस की सेनाओं को गंभीर भावों से देख रहा था। यावेस दर्रे पर हमला कर रही है। जल्दी से विभिन्न होली लैंड ग्रेट टीचिंग में सुदृढ़ीकरण के लिए जाओ। जिंगहोंग का चेहरा उदास था क्योंकि उसने अपने निजी रक्षक को आदेश दिया, जनरल, अब उन होली लैंड ग्रेट टीचिंग से मदद मांगने का क्या फायदा। निजी रक्षक ने कड़वेपन से मुस्कुराया और जिंगहोंग के आदेश का पालन नहीं किया। ईस्टर्न विल्डरनेस रीजन की वे होली लैंड ग्रेट टीचिंग बहुत पहले ही हमारे मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के अस्तित्व को भूल चुकी है। आखिरी बार जब यावेस ने दर्रे पर हमला किया था तो यह ग्रेट सेंट लाई रोयो थे जिन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की, एक हाथ की कीमत चुकाई और मुश्किल से यावेस के हमले को खदेड़ पाए। गुस्बार, हमने भी उन होली लैंड ग्रेट टीचिंग से पहले ही मदद मांगी थी, लेकिन परिणाम क्या रहा। वे होली लैंड ग्रेट टीचिंग सब ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो उन्होंने कुछ सुना ही न हो, और एक भी ताकत ने एक भी सुदृढ़ीकरण नहीं भेजा। निजी रक्षक के उत्तर को सुनकर जिंगहोंग के चेहरे पर कड़वाहट थी। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि अब उन होली लैंड ग्रेट टीचिंग से मदद मांगकर बचाव की उम्मीद लगभग शून्य थी। लेकिन जैसी स्थिति थी, यह अल्पकालिक आशा भी वह आसानी से नहीं छोड़ना चाहता था। जिंगहोंग यावेस से लड़ने से नहीं डरता था, न ही मौत से डरता था। उसे जिस बात का डर था वह यह था कि अगर मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी इस बार बाहर यावेस की सेना के हमले का सामना नहीं कर सका तो एक बार ये हजारों
या रेस मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी को तोड़ देंगे तो वे सीधे अंदर घुस सकेंगे और ह्यूमन रेस के क्षेत्र के मर्म पर आक्रमण कर सकेंगे। उस समय पता नहीं कितने ह्यूमन रेस मॉर्टल्स को अपार पीड़ा उठानी पड़ेगी। वह दृश्य जिंग होंग बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। इसके अलावा मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी में रक्षा करने वाले सैनिक उसके साथी और भाई थे। वह नहीं चाहता था कि उसके भाई मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी पर व्यर्थ अपना खून बहाए। जनरल जिंग, उन होली लैंड ग्रेट टीचिंग से भीख क्यों मांगते हो? वैसे भी वे हमें अपना नहीं मानते। जब से हम इस जगह की रक्षा कर रहे हैं, हम लंबे समय से मरने के लिए तैयार हैं। या रेस के ये छोटे बदमाश, अगर वे मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी को तोड़ना चाहते हैं तो तुम्हारे दादा सहमत नहीं होंगे। लोहे के कवच में एक तगड़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, यह सही है। इन वर्षों में मैंने अनगिनत या रेस सदस्यों को मार डाला है। यह जीवन पहले से ही इसके लायक है। अगर या रेस के वे छोटे बदमाश मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी को तोड़ना चाहते हैं तो उन्हें मेरी लाश पर कदम रखना होगा। लोहे के कवच में एक अन्य रक्षा सैनिक दहाड़ा, छोटे जिंग, हमारे साथ मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी कभी नहीं गिरेगा। शहर की दीवार के नीचे से एक बूढ़ी आवाज आई और एक टीम मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के भीतर से उभरी, चुपचाप शहर की दीवार की ओर बढ़ रही थी। जब उन्होंने इस टीम को देखा तो जिंग होंग और अन्य रक्षा सैनिकों ने अपना सिर झुका लिया। उनकी आंखें सम्मान से भर गईं। यह एक विशेष टीम थी। सभी पंक्तिबद्ध सफेद बालों वाले बूढ़े लोग थे। उन्होंने फटे हुए कवच पहने थे जो विभिन्न निशानों से ढके हुए थे, जो अतीत की भीषण लड़ाइयों के निशान रिकॉर्ड कर रहे थे। इनमें से कुछ बूढ़े लोगों ने एक हाथ खो दिया था, कुछ ने एक आंख खो दी थी और कुछ ने अपने पैर खो दिए थे और उन्हें अपने शरीर को हाथों से ऊपर उठाना पड़ता था। लेकिन एकमात्र चीज जो उनमें समान थी वह यह थी कि इन सभी बूढ़े लोगों ने लोहे खूनी किलिंग इंटेंट की एक मजबूत आभा बिखेरी। ये सभी पुराने वयोवृद्ध थे जो कभी मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी की रक्षा करते थे और वे जिंग होंग और दूसरों के पिता और शिक्षक थे। अब जब मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी एक संकट का सामना कर रहा था, ये बूढ़े लोग, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लड़ाई लड़ी थी और जिन्हें अपने ढलते वर्षों का आनंद लेना चाहिए था, सभी ने अपने युद्ध कवच पहन लिए और फिर से युद्ध में चले गए। बूढ़े ली, बूढ़े गुतुम, जिंग होंग ने इन पुराने वयोवृद्धों को देखा जो कई वर्षों के बाद फिर से युद्ध में थे। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। इस समय वह नफरत करता था, खुद से नफरत करता था कि वह काफी मजबूत नहीं था, कि वह अकेले इस जगह की रक्षा नहीं कर सकता था और सभी आक्रमणकारी या रेस को मार नहीं सकता था। मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी की दीवार के ऊपर गंभीर त्रासदी का वातावरण था और मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के बाहर हजारों की संख्या में या रेस की सेनाएं पंक्तिबद्ध थी। सभी अपने नुकीले दांत दिखा रही थी और अपने पंजे तेज कर रही थी। हालांकि इन या रेस सेनाओं की नजर आकाश में 3 विशाल डीमोनिक काय बादलों पर केंद्रित थी। ऐसा लग रहा था कि वे उन डीमोनिक काय बादलों में या रेस पावरहाउसेस के हमला करने का आदेश जारी करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज यह मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी इतिहास बन जाएगा। शहर तोड़ो, दर्रे पर स्लॉटर करो, ह्यूमन रेस के मर्म पर आक्रमण करो और ह्यूमन रेस का ताजा खून पियो। मेरी या रेस संतानों के जीवन का बदला स्वाभाविक रूप से इन ह्यूमन रेस के ताजे खून से चुकाया जाना चाहिए। 3 विशाल डीमोनिक काय बादलों से एक एक करके ठंडी आवाजें आईं। वे 3 अकल्पनीय या रेस पावरहाउस थे। एक भयानक डीमन एप था, सैकड़ों मीटर लंबा और पूरी तरह से काला। एक प्राचीन राक्षसी पहाड़ की तरह आकाश में खड़ा था। एक गोल्डन क्रो ग्रेट सेंट था, लगभग 1000 मीटर लंबा, जिसके पंख आकाश को फाड़ सकते थे और एक शरीर सुनहरा चमक रहा था। उसकी आंखें ठंडी और राजसी थी। और एक सुनहरा शेर था, 900 मीटर लंबा, जिसका पूरा शरीर सुनहरे फर से ढका था। उसका सुनहरा अयाल बेहद चमकदार था। उसकी पुतलियां ठंडी थी, एक अद्वितीय डीमन सेंट की तरह। 3 ग्रेट डीमन सेंट्स।
ली रोयू ने आकाश में 3 भयानक डीमोनिक काइढ़ के बादलों को देखा और हाँफते हुए कहा। वह महसूस कर सकता था कि उन डीमोनिक काय बादलों के भीतर के बीइंग्स सभी ग्रेट सेंट रेल्म के पीक पर अद्वितीय डीमन सेंट्स थे। यह शहर की दीवार वास्तव में कष्टप्रद लगती है। मैं यह सेंट इस दीवार को तोड़ दूंगा और अपनी रेस के संतानों को साहसपूर्वक आगे बढ़ने में मदद करूंगा। डीमन एप ग्रेट सेंट की आवाज ठंडी थी। उसने एक हाथ घुमाया। सैकड़ों मील दूर मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी की दीवार के एक खंड की ओर दबाते हुए असीम और अपार दबाव, एक राक्षसी आकाश के गिरने की तरह, तुरंत मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी की दीवार में लगभग 100 मीटर चौड़ा अंतर पैदा कर दिया। यह देखकर जिंग होंग मदद नहीं कर सका, लेकिन हाँफने लगा और निराशा की एक हल्की भावना उसके दिल में उमड़ पड़ी। भले ही वह लंबे समय से मरने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार याओ रेस द्वारा शहर पर हमला करना वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। वह मौत से नहीं डरता था, केवल इस बात से डरता था कि उसकी मौत व्यर्थ होगी। ग्रेट सेंट लाई रोयू, मुझे लगता है कि मैंने ग्रेट सेंट लाई रोयू को देखा। जैसे ही जिंग होंग का दिल कड़वाहट और निराशा से भरा था, उसने निजी रक्षक के विस्मयादिबोधक को सुना। ग्रेट सेंट लाई रोयू आए। जिंग होंग के दिल में आशा की एक किरण उमड़ पड़ी और उसने जल्दी से शहर की दीवार के बाहर देखा। वह जानता था कि केवल वही जो इन 3 भयानक डीमन सेंट्स का सामना कर सकता था। शायद ग्रेट सेंट लाई रोयू था। जब जिंग होंग की नज़र निजी रक्षक की उंगली की दिशा का अनुसरण कर रही थी, तो उसने वास्तव में ग्रेट सेंट लाई रोयू की आकृति देखी। हालांकि उसने जो दृश्य देखा, उसने जिंग होंग को जगह पर फ्रीज कर दिया। उसने वास्तव में ग्रेट सेंट लाई रोयू को देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह लोगों का एक समूह था। मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी की ओर चल रहा था। एक युवक सफेद वस्त्रों में अपने हाथ पीठ पीछे करके सबसे आगे चल रहा था। उसके बगल में एक युवा लड़का एक कीमती सौद लेकर चल रहा था, जो सफेद वस्त्रधारी युवक के डिसाइपल की तरह लग रहा था। और लड़के के पीछे ग्रे वस्त्रों में एक बूढ़ा व्यक्ति गंभीर और बिना मुस्कान के अपने हाथ नीचे करके एक पुराने नौकर की तरह सफेद वस्त्रधारी युवक के पीछे चल रहा था। ग्रे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति के पीछे ग्रेट सेंट लाई रोयू था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इस समूह में ग्रेट सेंट लाई रोयू की स्थिति सबसे निम्न थी, केवल उनके पीछे चलने में सक्षम था। जिंग होंग ने सबसे आगे चल रही सफेद वस्त्रधारी आकृति को देखा। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक स्तब्ध थी। क्या यह वह व्यक्ति नहीं था जिसने अभी-अभी मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी छोड़ा था? अपने डिसाइपल को लेगेसी स्वीकार करने के लिए टेक्सू सौद तुम ले जा रहा था। ग्रेट सेंट लाई रोयू उसके पीछे क्यों चल रहा है? और ऐसा लगता है वह एक अनुयायी की तरह है। जिंग होंग कुछ हद तक दंग रह गया था। बूढ़े ली एक ग्रेट सेंट रेल्म कल्टिवेटर है। ऐसा अस्तित्व यात्रा करते समय भी निश्चित रूप से ध्यान का केंद्र होगा, जिसके चारों ओर लोग होंगे, यहाँ तक कि होली लैंड के उस्तादों के एक समूह के बीच भी। बूढ़े ली की ताकत और स्थिति उसे सबसे सम्मानजनक स्थान देने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अपने सामने के दृश्य को देखते हुए लोगों के इस समूह में बूढ़े ली की स्थिति उनमें से सबसे निम्न प्रतीत होती थी। यह कैसे संभव है? उस सफेद वस्त्रधारी युवक की क्या पहचान है कि वह ग्रेट सेंट लाई रोयू को स्वेच्छा से उसके पीछे चलने के लिए बना सकता है, एक अनुयायी की तरह? जिंग होंग सदमे में था। चैप्टर 59 His subordinates take action, roaring to the mountains and rivers, suppressing the demon saint। जैसे ही जिंग होंग ने लाई रोयू के ठिकाने की खोज की, मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के बाहर तीनों ग्रेट डीमन सेंट्स ने अपनी निगाहें लाई रोयू की दिशा में डाल दी। ह्यूमन क्लैन ग्रेट सेंट लाई रोयू, तुम अभी भी जीवित हो। डीमन एप ग्रेट सेंट की निगाह पड़ी, जो उमड़ते हुए किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। पिछली बार उसने कई याओ रेस सदस्यों को मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी पर हमला करने के लिए नेतृत्व किया था, लेकिन लाई रोयू ने अपनी जान से विरोध किया था, जिससे उसे हार में वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा था। अब दुश्मन फिर से मिल रहे थे। उनकी आंखें स्वाभाविक रूप से
क्रोध से जल रही थी। ब्रदर एप, क्रोध मत करो, आज हम 3 ग्रेट डीमन सेंट्स एक साथ कार्य कर रहे हैं। एक मामूली आधा पंग ह्यूमन रेस ग्रेट सेज चिंता करने लायक नहीं है। गोल्डन क्रो ग्रेट सेंट ने एक हाथ खो चुके ह्यूमन क्लान ग्रेट सेंट लाइव रोयू पर एक नज़र डाली। उसकी ठंडी पुतलियों में भावना की कोई लहर नहीं दिखी। उसकी राय में यह केवल एक आधा पंग ह्यूमन रेस ग्रेट से था। 3 ग्रेट डीमन सेंट्स के लिए उसे मारने के लिए सेनाएं जोड़ना एक प्रयास रहित कार्य होगा। तीसरे डीमोनिक क्लाउड में गोल्डन लायन सेंट की नज़र भी नीचे गिरी, हालांकि उसकी पुतलियों में भ्रम की एक झलक थी। वह इस ह्यूमन रेस ग्रेट सेज के साथ आने वाले लोगों की पहचान के बारे में उत्सुक था। ऐसा क्यों लग रहा था कि इस ह्यूमन रेस ग्रेट सेज की स्थिति लोगों के इस समूह में बहुत अधिक नहीं थी। तीनों ग्रेट डीमन सेंट्स ने अपनी निगाहें नीचे की। उनकी ठंडी आंखों में उमड़ता हुआ किलिंग इंटेंट लगभग इस हेवन और अर्थ को फ्रीज करने वाला था। मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी की दीवार पर जिंग होंग यह दृश्य देखकर अब किन मू और दूसरों की पहचान का अनुमान लगाने की जहमत नहीं उठाता था। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। वह स्वाभाविक रूप से खुश था कि ह्यूमन क्लान ग्रेट सेंट लाइव रोयू उनकी सहायता के लिए आया था। लेकिन अब तीनों ग्रेट डीमन सेंट्स संयुक्त रूप से हमला कर रहे थे। एल्डरलाई ने डीमन एप ग्रेट सेंट के साथ अपनी आखिरी लड़ाई में एक हाथ की कीमत चुकाई थी और उसे अभी भी अनसुलझी आंतरिक चोटें थीं। वह अब इन 3 ग्रेट डीमन सेंट्स के साथ संयुक्त रूप से कैसे मुकाबला कर सकता था। शहर के फाटक खोलो, कल्टिवेटर्स का नेतृत्व करो और एक युद्ध अरे बनाओ और बाहर चार्ज करो या रेस के गठन को बाधित करो और एल्डरलाई के मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी लौटने के लिए समय खरीदो। जिंग होंग दहाड़ा। उसके पास कुछ और सोचने का समय नहीं था। वह केवल मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के कल्टिवेटर्स का नेतृत्व करना चाहता था और एक महान अरे बनाकर बाहर चार्ज करना चाहता था, भले ही वह 3 ग्रेट डीमन सेंट्स को एक पल के लिए देरी करने के लिए हो। लाइव रोयू के मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी में वापस जाने के लिए समय खरीदने के लिए। जब तक लाइव रोयू और उसका समूह सफलतापूर्वक मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी तक पहुंच सकते थे, शहर के प्रोटेक्टिव अरे को एक आधार के रूप में वे कम से कम अस्थायी रूप से इस या रेस सेना के हमले का प्रतिरोध कर सकते थे। हालांकि जिंग होंग की प्रतिक्रिया तेज थी, लेकिन 3 ग्रेट डीमन सेंट्स की प्रतिक्रियाएं और भी तेज थीं। यह देखकर कि लाइव रोयू मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के बाहर प्रकट हुआ था, एक राजसी किलिंग इंटेंट तुरंत 3 ग्रेट डीमन सेंट्स के शरीर से उमड़ पड़ी, लाइव रोयू की स्थिति पर लॉक करके। यदि लाइव रोयू मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के अंदर होता तो उसे मारने के लिए उन्हें अभी भी कुछ प्रयास करने की आवश्यकता होती। लेकिन अब जब लाइव रोयू ने मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के बाहर खुद को दिखाने की हिम्मत की, तो ये 3 ग्रेट डीमन सेंट्स स्वाभाविक रूप से इस 1000 साल में एक बार मिलने वाले अवसर को नहीं चूकेंगे। उमड़ते हुए हेवन शेकिंग किलिंग इंटेंट को महसूस करते हुए लाइव रोयू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन उसके दिल में ज्यादा निराशा नहीं थी। यदि वह अकेला होता तो वह शायद अब तक निराश होता, यह जानते हुए कि वह आज इस संकट से बचने के लिए नियत नहीं था। लेकिन अब लाइव रोयू ने सफेद वस्त्रधारी आकृति को देखा जो शांति से अपने हाथ पीठ पीछे करके खड़ी थी और उसका दिल शांति से भर गया था। इस भयानक बड़े आदमी की उपस्थिति के साथ ये 3 ग्रेट डीमन सेंट्स शायद इस बार एक कठिन दीवार से टकराने वाले थे। तीनों ग्रेट डीमन सेंट्स ने एक साथ हमला किया। उनकी उमड़ती डीमोनिक काय हेवंस की ओर दौड़ पड़ी, यहाँ तक कि हजारों या रेस सैनिकों ने भी विभिन्न हथियार चलाए। लगातार दहाड़ते हुए 3 ग्रेट डीमन सेंट्स का उत्साह बढ़ाया। लाइव रोयू, मरने के लिए आओ। कई वर्षों के बाद मैं आखिरकार फिर से ह्यूमन रेस ग्रेट सेज का खून चखूंगा। गिल। 3 ग्रेट डीमन सेंट्स ने उदासीनता से बात की। उनकी अभिव्यक्तियां ठंडी थीं और वे सभी चले गए। लाइव रोयू को मारने के लिए 9 हेवन से उतरे। जहां तक पास में किन मू और दूसरों की बात थी,
उन पर इन 3 ग्रेट डीमन सेंट्स का ध्यान भी नहीं गया। उनकी आंखों में वे केवल कुछ अन्य ह्यूमन रेस चिंटियां थी। उनकी शक्ति की एकमात्र लहर उन सभी को मिटा देने के लिए पर्याप्त होगी। 3 ग्रेट डीमन सेंट्स को भारी डीमोनिक काय के साथ चार्ज करते हुए देखकर किन्मू की अभिव्यक्ति पूरी तरह से शांत रही। 3 ग्रेट डीमन सेंट्स को छोड़ दे। भले ही 3 याओ रेस ग्रेट एम्परर्स एक साथ हमला करें, उनके दिल में थोड़ी सी भी लहर पैदा करना मुश्किल होगा। एल्डर जाओ कांग, किन्मू ने हल्के से कहा। कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिया, लेकिन ग्रे वस्त्रों में जाओ कांग ऐसा लग रहा था कि वह किन्मू का अर्थ समझ गया। उसने अपने हाथ नीचे करके आगे बढ़ाया, 3 ग्रेट डीमन सेंट्स की ओर देखा और उसके गंभीर चेहरे पर तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी। 3 याओ रेस चिंटियां सेक्ट मास्टर के सामने दहाड़ने की हिम्मत करती है। तुम थक कर मर रहे हो, तुम सब नीचे आओ। जाओ कांग दहाड़ा और उसने ऐसा लग रहा था कि उसने कोई हरकत भी नहीं की, सिर्फ एक दहाड़। वह दहाड़ती हुई आवाज उमड़ती हुई ध्वनि तरंगों में बदल गई, 3 ग्रेट डीमन सेंट्स की ओर स्वीप करते हुए। नीचे आओ डाउन, एक क्वेज़ी एम्परर रेल्म एक्सपर्ट की दहाड़ एक सेंट किंग को डर से कांपने के लिए पर्याप्त थी। 3 ग्रेट डीमन सेंट्स की बात ही क्या, एक पल में 3 ग्रेट डीमन सेंट्स एक अदृश्य विशाल दीवार से मारे गए। उनकी डिवाइन सोल्स कांप उठीं और वे सभी एक धमाके के साथ आकाश से गिर गए। उमड़ती हुई ध्वनि तरंगों की स्थायी लहरों ने शक्तिशाली और असीम मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी की दीवार को भी गड़गड़ाने और लगातार कांपने का कारण बना। एक क्वेज़ी एम्परर की दहाड़ ने पहाड़ों और नदियों को हिला दिया। 3 ग्रेट डीमन सेंट्स के गिरने से पृथ्वी लगातार गड़गड़ाने लगी। अपने फिजिकल बॉडीज की ताकत के साथ भले ही वे 10,000 मीटर की ऊंचाई से गिरे, वे जरा भी नुकसान नहीं उठाएंगे। लेकिन ये 3 ग्रेट डीमन सेंट्स अब पूरे शरीर से कांप रहे थे। उनकी डिवाइन सोल्स अनियंत्रित रूप से हिल रही थीं। क्या हुआ? उस ग्रे वस्त्रधारी एल्डर ने सिर्फ एक दहाड़ से उन्हें प्रतिरोध करने की सभी क्षमता और इच्छा खो दी थी। सुप्रीम एक्सपर्ट, मैंने उससे एम्परर लॉर्ड जैसी आभा महसूस की। गोल्डन क्रो ग्रेट सेंट ने पूरे शरीर से कांपते हुए कहा। डीमन एप ग्रेट सेंट और गोल्डन लायन सेंट ने यह सुनकर और भी भयभीत भाव दिखाए। गोल्डन क्रो ग्रेट सेंट का एम्परर लॉर्ड किस प्रकार का अस्तित्व था? वह एक याओ रेस क्वेज़ी एम्परर था। अब गोल्डन क्रो ग्रेट सेंट ने कहा कि उसने इस ग्रे वस्त्रधारी एल्डर से एम्परर लॉर्ड जैसी आभा महसूस की। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यह ग्रे वस्त्रधारी ह्यूमन रेस एल्डर भी एक क्वेज़ी एम्परर था? लेकिन 3 ग्रेट डीमन सेंट्स ने किन्मू के बगल में खड़े ग्रे वस्त्रधारी एल्डर को देखा, सम्मानपूर्वक झुके हुए और हाथ नीचे किए हुए। उनके पहले से ही सीमित दिमाग पूरी तरह से विफल हो गए। यदि यह ग्रे वस्त्रधारी एल्डर एक सुप्रीम क्वेज़ी एम्परर एक्सपर्ट था, तो यह सफेद वस्त्रधारी ह्यूमन रेस युवक कौन था? एक क्वेज़ी एम्परर एक्सपर्ट को उसके साथ इतना सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के लिए बनाने में सक्षम, क्या यह सफेद वस्त्रधारी युवक एक ह्यूमन रेस ग्रेट एम्परर हो सकता है? 3 ग्रेट डीमन सेंट्स कांप उठे, लगभग डर के मारे पागल हो गए। क्या हो रहा था? वे केवल ईस्टर्न विल्डरनेस रीजन ह्यूमन रेस के एक छोटे से मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी पर हमला करने आए थे और उनकी ताकत केवल ग्रेट सेंट रेल्म की थी। इतना छोटा सा झड़प ऐसे भयानक ह्यूमन रेस बड़े आदमियों को उतरने के लिए कैसे आकर्षित कर सकता था? 3 ग्रेट डीमन सेंट्स डर के मारे पागल हो गए। ह्यूमन क्लान ग्रेट सेंट लाई रोयू भी दंग रह गया था। उसने मूल रूप से सोचा था कि 3 ग्रेट डीमन सेंट्स के हमले का सामना करने के लिए उसके लॉर्ड को उन सभी को दबाने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना होगा। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिसने कार्य किया वह उसका लॉर्ड नहीं था, बल्कि एल्डर जाओ था, जो हमेशा अपने लॉर्ड का पीछा करता था और उसके प्रति बेहद सम्मानजनक था। और हमला करने का तरीका और भी सरल और क्रूर था। सिर्फ एक दहाड़ ने 3 ग्रेट डीमन सेंट्स को अपना संयम खो दिया और गिर गए। ये 3 ग्रेट डीमन सेंट्स थे। सिर्फ एक दहाड़ ने तीनों ग्रेट डीमन सेंट्स को दबा दिया। यह एल्डर जाओ कांग कितना मजबूत था, और यह एल्डर जाओ
कांग अपने लॉर्ड के प्रति इतना सम्मानजनक था, एक नौकर की तरह तो उसके लॉर्ड की ताकत। लाई रोयू ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, वह यह था कि तेक्सू सौतूम में पहले अपने लॉर्ड के प्रति शाश्वत निष्ठा की शपथ लेने का उसका निर्णय कितना बुद्धिमान था। वास्तव में जब द सार्ड लायन pretends to be powerful, the demon army is completely destroyed. The ancestor of the Golden Crow. यह एक ऐसा दृश्य था जिसने मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के अंदर और बाहर सभी को दंग कर दिया। ग्रे वस्त्र पहने एल्दजाओ कांग ने सिर्फ एक दहाड़ के साथ 3 ग्रेट डीमन सेंट्स को आसमान से गिरा दिया, जिससे वे प्रतिरोध करने की शक्ति पूरी तरह से खो बैठे। मेरे हेवंस! मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी की दीवार पर गॉड जिंग होंग की आंखें लगभग बाहर निकल आईं जब उसने यह दृश्य देखा। ये 3 ग्रेट डीमन सेंट्स थे। सिर्फ एक दहाड़ के साथ उन्हें इतनी आसानी से वश में कर लिया गया। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि ग्रे वस्त्रधारी ओल्ड एंसेस्टर सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के एक अधीनस्थ या नौकर के अलावा और कुछ नहीं लग रहा था। यदि एक अधीनस्थ इतना मजबूत था तो वह सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति कितना मजबूत होगा। इस समय जिंग होंग अचानक समझ गया। जब उसने पहली बार लोगों के इस समूह को देखा था तो ग्रेट सेंट लाई रोयू केवल सबसे पीछे चलने के योग्य क्यों था। यह पता चला कि यह उसकी कल्पना नहीं थी। ग्रेट सेंट लाई रोयू की स्थिति वास्तव में इस समूह में सबसे निम्न प्रतीत होती थी। मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी की दीवार पर पहले सन्नाटा था और फिर अर्थ शेकिंग जयकारे गूंज उठे। हालांकि मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी की रक्षा करने वाले ह्यूमन रेस कल्टिवेटर्स अपने सामने के दृश्य से सदमे में थे, लेकिन उनके दिलों में जो उमड़ रहा था वह असीम खुशी थी। जब याओ रेस की सेना ने इस बार मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी पर हमला किया तो वे मूल रूप से मरने के लिए तैयार थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि याओ रेस सेना के लिए बुरा समय आने वाला था। मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के जयकारे लगाते कल्टिवेटर्स के विपरीत शहर के बाहर हजारों की संख्या में याओ रेस सैनिक अब पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गए थे। उनके 3 नेताओं को एक पल में दबा दिया गया। जब इन हजारों याओ रेस सैनिकों ने यह देखा तो वे पूरी तरह से भयभीत हो गए। यह छोटा याओ रेस था जो अंधा था और उसने माउंट तय को नहीं पहचाना। सीनियर कृपया हमें छोड़ दे। सीनियर कृपया हमें छोड़ दे। हम अभी बहुत दूर चले जाएंगे और इस जीवन में फिर कभी ह्यूमन रेस की सीमाओं पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेंगे। 3 ग्रेट डीमन सेंट्स जो अभी-अभी अतुलनीय रूप से अहंकारी और क्रूर थे, अब किन्मू के सामने घुटनों के बल बैठ गए। बार बार दया की भीख मांग रहे थे। हालांकि यह एल्दजाओ कांग था जिसने अभी-अभी कार्य किया था, उन सभी को आसमान से गिरा दिया था। लेकिन ये 3 ग्रेट डीमन सेंट्स मूर्ख नहीं थे। वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि इस समूह में उनके सामने सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति सबसे उच्च स्थिति रखता था। किसी और से भीख मांगना उससे भीख मांगने जितना प्रभावी नहीं था। 3 ग्रेट डीमन सेंट्स ने बार बार सिर झुकाया। उनकी विशाल हरकतों से पूरी जमीन लगातार गड़गड़ाने लगी। हालांकि इन 3 ग्रेट डीमन सेंट्स की बार बार दया की प्रार्थनाओं का सामना करते हुए किन्मू की अभिव्यक्ति पानी की तरह शांत रही, बिना किसी बदलाव के। अब वे दया की भीख मांगने के बारे में सोचते हैं। बहुत देर सिर्फ 3 ग्रेट डीमन सेंट्स किन्मू ने उनसे कुछ कहने के लिए तिरस्कार किया, केवल अपनी आस्तीन को हल्के से हिलाया, यह कहते हुए उन सब को किल करो। उसके बगल में खड़े एल्दजाओ कांग ने निर्देश प्राप्त किया, स्वीकार करते हुए प्रणाम किया और फिर 3 ग्रेट डीमन सेंट्स के पास आया। उनकी भयभीत निगाहों के तहत उसने अपनी हथेली उठाई और 3 ग्रेट डीमन सेंट्स के सिरों की ओर निर्णायक रूप से जोर से दबाया। यह देखकर डीमन एप ग्रेट सेंट और गोल्डन लायन सेंट आतंक से अभिभूत हो गए और भागना चाहते थे, लेकिन जाओ कांग द्वारा उत्सर्जित एम्परर रेल्म आभा ने पहले से ही उन्हें फर्मली लॉक कर दिया था, जिससे वे हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। मजबूरी में गोल्डन लायन सेंट दहाड़ा ह्यूमन रेस स्ट्रॉन्गमैन
गोल्डन क्रो ग्रेट सेंट का एम्परर लॉर्ड एक एम्परर रेल्म स्ट्रॉन्गमैन है और वह आज भी जीवित है। यदि तुम हमें मारने की हिम्मत करते हो तो गोल्डन क्रो फॉरफादर निश्चित रूप से इसे महसूस करेगा और निश्चित रूप से तुम पर विपदा लाएगा। यह सही है। गोल्डन क्रो फॉरफादर की प्रतिष्ठा दूरगामी है। जब तक तुम हमें जाने देते हो आज की सब कुछ ऐसे होगी जैसे कभी हुई ही ना हो। पास में खड़ा डीमन एप ग्रेट सेंट भी चिल्लाया। बातें इस बिंदु पर आ गई थीं। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था लेकिन गोल्डन क्रो ग्रेट सेंट की पृष्ठभूमि को बेतहाशा फेंकने के लिए, इस उम्मीद में कि वे इस ह्यूमन रेस सुप्रीम बीइंग को एक पल के लिए डरा सके और अपने लिए बचने का रास्ता खरीद सके। गोल्डन लायन सेंट और डीमन एप ग्रेट सेंट की दहाड़ सुनकर गोल्डन क्रो ग्रेट सेंट तंग रह गया। ये दो लोग, वे कुछ भी कहने की हिम्मत कैसे करते हैं? वह गोल्डन क्रो क्लान का ओल्ड एंसेस्टर था, न कि डीमन एप या गोल्डन लायन लिनिएज का ओल्ड एंसेस्टर। इसके अलावा यदि एम्परर लॉर्ड का नाम प्रतिद्वंद्वी को डरा सकता था तो वह गोल्डन क्रो ग्रेट सेंट इसका इस्तेमाल बहुत पहले कर चुका होता। वह अपने लिए, अपना परिवार रिपोर्ट करने के लिए इन दो लोगों की प्रतीक्षा क्यों करता? गोल्डन क्रो ग्रेट सेंट एम्परर लॉर्ड का नाम लाने की हिम्मत नहीं करता था। इसका पूरा कारण यह था कि वह ग्रेवस्त्रधारी ओल्ड एंसेस्टर पहले से ही एम्परर लॉर्ड के बराबर था। क्या यह सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति एम्परर लॉर्ड से भी अधिक भयानक नहीं होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर वह मर जाता, लेकिन एम्परर लॉर्ड पूरे गोल्डन क्रो क्लान की स्थिर करने वाली ताकत था। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। यह ठीक इसी कारण से था कि गोल्डन क्रो ग्रेट सेंट ने हमेशा अपने मूल को प्रकट करने और एम्परर लॉर्ड का नाम लाने से खुद को रोका था। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके बगल में ये दो परेशान करने वाले साथी जीवित रहने के लिए बेताब कुछ भी कहेंगे। वे वास्तव में दो लोग थे जो गोल्डन क्रो क्लान को नुकसान पहुंचाएंगे। गोल्डन क्रो ग्रेट सेंट अभी श्राप देने वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ तक कि डीमन एप ग्रेट सेंट और गोल्डन लायन सेंट की दहाड़ का सामना करते हुए भी जाओ कांग की हरकतों में जरा भी झिझक नहीं थी। 3 हथेलियों के साथ गोल्डन क्रो ग्रेट सेंट सहित 3 ग्रेट डीमन सेंट्स की डिवाइन सोल्स चकनाचूर हो गईं और वे गिर गए। 3 ग्रेट डीमन सेंट्स को मारने के बाद जाओ कांग की नज़र हजारों या रेस सैनिकों पर पड़ी। हालांकि किन्मू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक अधीनस्थ के रूप में जाओ कांग स्वाभाविक रूप से सेक्ट मास्टर के इरादों को बहुत अच्छी तरह से समझता था। उसने बस उदासीनता से एक हाथ हिलाया। हेवन के ऊपर अंतहीन स्पिरिचुअल एनर्जी एकत्र हुई, जिससे तुरंत एक भयानक विशाल हथेली का निर्माण हुआ जो कई हजार फीट की परिधि में थी, जैसे 10,000 पहाड़ दबा रहे हों या रेस सेना पर ऊपर से गिर रही थी। बूम! अंतहीन धूल छिटक गई एक एम्परर रेल्म स्ट्राइक का सामना करते हुए। ये हजारों या रेस सैनिक पूरी तरह से डॉजिंग या प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। जब धूल साफ हुई तो मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी के बाहर केवल एक भयानक क्रेटर रह गया था जो कई हजार फीट की परिधि में था, और वे हजारों या रेस सैनिक पूरी तरह से अनाइलेट हो गए थे, उस तलहीन हाथ के आकार के गड्ढे में दब गए थे। या रेस सेना पूरी तरह से समाप्त हो गई। 3 ग्रेट डीमन सेंट्स के गिरने से लेकर हजारों या रेस सैनिकों के पूर्ण अनाइलेशन तक, यह सब सिर्फ कुछ ही सांसों के छोटे समय में हुआ। मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी की दीवार पर खड़े होकर जिंगहोंग और दूसरों ने शहर के बाहर किसी भी या रेस आकृति की अनुपस्थिति को देखा। ऐसा महसूस कर रहे थे मानो वे सपना देख रहे हों। कौन सोच सकता था कि इतनी दुर्जेय या रेस सेना एक पल में ढह जाएगी, उलट जाएगी और अनाइलेट हो जाएगी। एक पल के लिए जिंगहोंग और मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी की दीवार पर अन्य ह्यूमन रेस कल्टिवेटर्स मदद नहीं कर सके, लेकिन अपनी निगाहें उस अद्वितीय सफेद वस्त्रधारी आकृति की ओर मोड़ सके। उन अनगिनत निगाहों में केवल गहरी कृतज्ञता और विस्मय था। और जैसे ही जाओ कांग की हथेली ने 3 ग्रेट डीमन सेंट्स को अनाइलेट किया, मॉन्स्टर सप्रेशन सिटी से हजारों मील दूर
या रेस क्षेत्र के अंदर गहरे गोल्डन क्रो क्लान के क्षेत्र में एक भव्य और विशाल उतार चढ़ाव तुरंत गोल्डन क्रो एंसेस्ट्रल लैंड के सबसे गहरे हिस्से से निकला, मानो कोई सुप्रीम बीइंग जाग गया हो। उस आभा को महसूस करते हुए गोल्डन क्रो क्षेत्र भर में सभी गोल्डन क्रो क्लान सदस्यों ने सम्मानपूर्वक गोल्डन क्रो एंसेस्ट्रल लैंड की गहराई की ओर अपना चेहरा घुमाया। उनकी आंखें असीम श्रद्धा और विस्मय से भरी हुई थीं। यह एम्परर लॉर्ड की आभा है। क्या हुआ? एम्परर लॉर्ड वास्तव में जीवित हो उठा है। मुझे नहीं पता। एम्परर लॉर्ड हमेशा क्लोज्ड डोर कल्टिवेशन में नहीं रहता था, लेजेंडरी एम्परर रेल्म को कॉम्प्रिहेंड कर रहा था। वह अब क्यों जीवित हो गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने आखिरकार अपनी कॉम्प्रिहेंशन में सफलता प्राप्त कर ली है और एम्परर रेल्म प्राप्त करने वाला है? एम्परर लॉर्ड माइटी है, अनगिनत गोल्डन क्रो क्लान सदस्यों ने फुसफुसाया। फिर भी यह नहीं समझ पाए कि क्या हुआ था। और गोल्डन क्रो एंसेस्ट्रल लैंड की गहराई में गोल्डन क्रो फॉरफादर, जिसका पूरा शरीर सुनहरे पंखों से ढका हुआ था, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, प्राचीन और असीम राजसीपन के उतार चढ़ाव का उत्सर्जन किया। ब्लडलाइन से एक उतार चढ़ाव। मेरे गोल्डन क्रो क्लान का एक कनिष्ठ गिर गया है। HMPH, इस ओल्ड एंसेस्टर को देखने दो। कौन इतना साहसी है कि मेरे गोल्डन क्रो क्लान के एक कनिष्ठ को मारने की हिम्मत करेगा?